yesterday? कल हमने क्या कंप्लीट किया था? Yes. B step to Then put non-stress space, then okay. contraction stress and nutrition. Okay. So Diet. let's do a quick. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. Tell me about fibronectin test. What do you know about this test? फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट में क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये टेस्ट, कब करते हैं? Identify ओके, टू आइडेंटिफाई द प्री टर्म लेबर। अब अगर डॉक्टर को रिस्क लगता है कि ये मदर में प्री टर्म लेबर हो सकता है, सो वैसी मदर्स में वो लोग फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करते हैं। वो क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट, टेल मी अबाउट द प्रोसीजर। To detect preterm labor, પેશન્ટ લિથોટોમી પોઝિશન આપીને એ કોટન સોપ થી એ જે સિક્રેશન હોય એ સ્વેપ કરીને કન્ટેનરમાં સીલ કરી અને નેમિંગ કરીને લેબોરેટરીમાં આપી દે ફિબ્રોનેક્ટિન यस। हाँ। इफ પ્રેસિસ ઓફ सिक्रेशंस ફિબ્રોનેક્ટિन में, इफ सिक्रेशन में फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होगा, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? विद पॉजिटिव रिजल्ट रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर यस, और विद इन 1 to 3 वीक्स में हो जाएगा लेबर। सो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि सर्वाइकल सिक्रीशंस का टेस्ट करते हैं, उसमें फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है सो द टेस्ट इज सेड एज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये जो फीमेल है उसको 1 से 3 वीक्स में कभी भी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। अगर फाइब्रोनेक्टिन नहीं प्रेजेंट है सो देर इज नो रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर। So how the doctor will perform the procedure? So मदर को लिथोटॉमी पोजीशन दिया जाएगा, स्पेक्यूलम से वजाइना ओपन रखेंगे डॉक्टर्स, एंड सर्वाइकल जो सिक्रीशंस होते हैं स्वॉब से वो सिक्रीशंस दे विल टेक दैट सिक्रीशन सैंपल एंड उसको कंटेनर में भर के नेम, पेशेंट की एज, द जेस्टेशनल एज लिख देंगे, वो सब लिख कर लेबोरेटरी में सेंड कर देंगे एंड दे विल आइडेंटिफाई वेदर द फाइब्रोनेक्टिन इज प्रेजेंट और नॉट। Then next test, diagnostic test is group B streptococcus GBS। इसमें क्या होता है? એ ગ્રુપ બી સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્સ છે કે નહીં ડિટેક્ટ કરવા માટે કરવામાં આવે છે એ 36 વીક ઓફ પ્રેગ્નન્સીની નિયર કરવામાં વન સ્વેબ Okay, વજાઇનલ માંથી લેવામાં છે અને વન સ્વેબ રેક્ટલ ઓપનિંગ માંથી લેવામાં છે ડિટરમિન કરવામાં છે yes, સ્ક્રીન यस एग्जैक्टली। सो जीबीएस, बहुत सारी फीमेल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स उनको ये इन्फेक्शन होता है, और उसकी वजह से, ये इन्फेक्शन की वजह से पूरे पेरिनेटल पीरियड में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेगा, ड्यूरिंग डिलीवरी भी प्रॉब्लम करेगा, एंड आफ्टर डिलीवरी भी प्रॉब्लम हो सकता है मदर को ड्यू टू द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। एंड आउट ऑफ 100 फीमेल्स, 20 to 25 फीमेल्स में ये देखने को मिलता है। सो डॉक्टर क्या करेंगे, 36 वीक्स नजदीक होंगे तब डॉक्टर स्वॉब लेंगे, वजाइनल सिक्रेशन का एंड रेक्टल सिक्रेशन का, दोनों का स्वॉब लेंगे। दे विल सेंड दिस swab or sample to the laboratory and the laboratory will determine कि जीबीएस प्रेजेंट है या नहीं, वो बैक्टीरिया के पूरी कॉलोनी प्रेजेंट है या नहीं। इफ इट विल बी प्रेजेंट इट विल कंक्लूडेड एज अ पॉजिटिव रिजल्ट, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। देन नेक्स्ट टेस्ट हमने देखा था नॉन स्ट्रेस टेस्ट। टेल मी अबाउट दिस स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होगा? એમાં ફિટલ મુવમેન્ટ થાય તો ફિટલ હાર્ટ રેટ ચેક કરવામાં આવે છે પેશન્ટને વન સાઇડ લાઇનિંગ પોઝિશન આપવાની અને ટોકોડાયનોમીટર પહેરાવાનું અને એક અ, એક સાઈડ જે હોય એ એફએચઆર ડિટેક્ટ કરે અને એક સાઈડ હોય એ શું હશે action. યુટ્રસના કોન્ટ્રેક્શન। કોન્ટ્રાક્શન અને એક મધર ને આપવામાં આવે કે જે ફિટલ મુવમેન્ટ થાય તો મધર એ બટન પ્રેસ કરે ઓકે, જેનાથી ફિટલ ફિટલ મુવમેન્ટ થાય એટલે મધર પ્રેસ કરે અને એનું રેકોર્ડિંગ કરવાનું
ओके, सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज अ टेस्ट जिसमें हम बेबी को स्ट्रेस नहीं देते, सिर्फ बेबी जब भी मूवमेंट करता है तब उसकी हार्ट रेट कैसी होती है, मूवमेंट के रिस्पॉन्स पर उसकी हार्ट रेट में क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ वो ही हमें टेस्ट करना होता है। सो कैसे होती है पूरी प्रोसीजर, मदर को साइड लाइन या सीटिंग पोजीशन दे सकते हो, बट वी कैन नॉट गिव सुपाइन पोजीशन ड्यू टू द रिस्क ऑफ इंफीरियर वीना के बाद कंप्रेशन। सो साइड लाइन या सीटिंग पोजीशन जो भी मदर को कंफर्टेबल है वो पोजीशन हम देते हैं। टोको डायनेमोमीटर हम अप्लाई कर देंगे मदर पर, और उसमें दो प्रोब्स होता है, एक प्रोब फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेगा एंड एक प्रोब है वो मदर के कॉन्ट्रेक्शंस जो ब्रेक्सटन हीट और ब्रेक्सटन हिक्स और इरेगुलर जो भी माइनर कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं वो नोट डाउन करेगा। जब भी मदर को ऐसे फील हो रहा है कि बेबी मूव कर रहा है, सो द मदर विल प्रेस द बटन। उसको एक बटन दिया जाएगा, जैसे ही वो बटन प्रेस करेगी मॉनिटर में से उसकी फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड हो जाएगी। सो हम बाद में कंपैरिजन कर सकते हैं कि अब ये मूवमेंट हुई तो इतनी फीटल हार्ट रेट थी। टेल मी अबाउट द रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे? टेल मी अबाउट द रिजल्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक रिएक्टिव है वगैरह मैम। से हेल्दी फीटस डिटेक्ट कर से देन एक्सेलरेशन नहीं હોય તો એ એબનોર્મલ હશે અને અનસેટિસ્ફેક્ટરી માં રિઝલ્ટ ઇન્ટરપ્રિટેડ નહીં થાય કેમ કે એફએસઆર ટ્રેસિંગ ની જે ક્વોલિટી હશે પુઅર ओके, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिजल्ट, फर्स्ट इज रिएक्टिव, नॉर्मल और नेगेटिव। ये तीनों वर्ड क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हेल्थी है बेबी। यस, फीटस इज हेल्दी। सो कैसी होगी फीटस, हेल्दी है तो उसकी एफएचआर कैसी होगी व्हेन द फीटस इज मूविंग? 15 beats per minute इंक्रीज है फॉर 15 सेकेंड। एटलीस्ट हाँ, उतनी तो इंक्रीज होगी। 15 बीट्स पर मिनट तो एटलीस्ट मिनिमम उतनी तो इंक्रीज होगी, और कितनी देर तक वो इंक्रीज रहेगी? 15 सेकेंड एटलीस्ट। यस, एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तक वो हार्ट रेट इंक्रीज ही रहेगी। एंड ड्यूरिंग 20 मिनट पीरियड आपको ये मिल जाएगा कि 20 मिनट तक आपने मदर को बोला है कि देखो फीटस की मूवमेंट क्या हो रही है, सो 20 मिनट्स में ये हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट इज नॉन रिएक्टिव, एब नॉर्मल और पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? फीटस कैसा है? नॉट हेल्दी। नॉट हेल्दी, यस। तो मूवमेंट कर रहा है फीटस, बट उसकी हार्ट रेट 15 से भी कम इंक्रीज हो रही है, 15 तक भी नहीं जा रही है। और वो कितनी देर तक रह रही है? लेस देन 15 सेकेंड। लेस देन 15 सेकेंड्स। और ये भी पूरा 40 मिनट तक ऑब्जर्वेशन किया तब ये इतना मिला। सो द फीटस इज नॉट दैट मच हेल्दी। अगर ये रिजल्ट आता है तो डॉक्टर क्या करेंगे अब? अगर नॉन रिएक्टिव रिजल्ट आएगा नॉन स्ट्रेस में, तो डॉक्टर क्या करेंगे फिर? कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेस टेस्ट। यस, कॉन्ट्रेक्शन टेस्ट करेंगे कि अगर शायद डिलीवरी हो जाए तो ये फीटस अभी ये है, ये हाल है, तो डिलीवरी के वक्त वो इतना स्ट्रेस झेल पाएगा फीटस जो कॉन्ट्रेक्शन का है। सो डॉक्टर, अगर ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉन रिएक्टिव आता है, सो डॉक्टर विल परफॉर्म कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अनसेटिस्फैक्ट्री में क्या होगा? रिजल्ट ही इंटरप्रेट नहीं हुआ कि बेबी हेल्दी है या अनहेल्दी है, बिकॉज एफएचआर अच्छे से ट्रेस नहीं हुआ, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मदर ने गलती कर दी दबाने में, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिवाइस अच्छा नहीं था। सो रिजल्ट ही अनसेटिस्फैक्ट्री आया, डॉक्टर को आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि वेदर द फीटस इज हेल्दी और अनहेल्दी। नेक्स्ट टेस्ट इज कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट। टेल मी अबाउट दिस टेस्ट। What is the difference between non-stress and contraction stress test? કોન્ટ્રાક્શન ઇન્ડ્યુસ કરવામાં આવે ઓક્સિટોસિન ને આપી Yes, we are નિપલ inducing the स्टिमुलेशन। contraction, हाँ, बाय गिविंग ऑक्सीटोसिन या फिर निपल स्टिमुलेशन से हम कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस करते हैं। कितने कॉन्ट्रेक्शंस लाने हैं हमें? At least 3। three contraction. Yes, at least 3 contraction in which time period? 10 10 minutes. minutes। 10 मिनट्स में 3 कॉन्ट्रेक्शंस आने चाहिए, और कितनी देर तक रहने चाहिए कॉन्ट्रेक्शंस? 40 More सेकेंड। than 40 seconds or 40 40 सेकेंड्स। seconds.
हाँ 40 सेकेंड्स तक तो रहने चाहिए। अगर ये इतने कॉन्ट्रेक्शन आ जाते हैं तब ये टेस्ट अच्छे से होगा। अगर कॉन्ट्रेक्शन कम होंगे, उसकी क्वालिटी कम होगी, बहुत देर से आ रहे हैं, 10 मिनट्स में सिर्फ 2 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, सो टेस्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। सो इतना तो हमें करना होता है। बट अब जब ऑक्सीटोसिन दे रहे हो, अभी मदर को कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहे, सो यू आर इंक्रीजिंग द डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, तब आपको क्या करना होगा? बीपी चेक करना होगा। हाँ, मदर को क्लोजली मॉनिटर करना होगा फॉर द बीपी। और ये टेस्ट, कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट कैसे करते हो आप? कौन सा डिवाइस यूज करते हो? टोकोडाइनामोमीटर? वो तो ईएफएम। ईएफएम, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग, उसमें भी ऐसे इलेक्ट्रिकली, जैसे ईसीजी मॉनिटर होता है, हम पेशेंट के आईसीयू में वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, वैसे हम मदर को वो बेल्ट लगा देंगे, उसमें 2 प्रोब्स होंगे, वो एक डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, और ऑटोमेटिकली मदर डज नॉट हैव टू प्रेस एनीथिंग, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही कॉन्ट्रेक्शंस होंगे, कॉन्ट्रेक्शंस भी नोट करेगा, और फीटल की हार्ट रेट कितनी है वो कॉन्ट्रेक्शंस पर वो भी नोट डाउन ऑटोमेटिक कर लेता है। सो इट इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक मशीन, फीटल, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर। ओके, टेल मी अबाउट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कैसे होंगे? Negative, positive, equivocal, and unsatisfactory. There will be a four result for this test. ओके, सो First व्हाट डू is यू मीन बाय normal. नेगेटिव? Negative means नेगेटिव, no late deceleration. Means वो हार्ट बीट जो कम होनी चाहिए वो नहीं होगी। हाँ। नॉर्मली व्हाट हैपेंस जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब क्या होता है? नेचुरली वो कॉन्ट्रेक्शंस आ प्लेसेंटा रहे में हैं। से ब्लड प्रेशर स्टॉप होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्राइन यूट्रस। तो वो ब्लड स्टॉप्स होता है, उसकी वजह से हार्ट बीट ड्रॉप होते हैं। हाँ, नॉर्मली जब भी कॉन्ट्रेक्शन आएंगे तो मदर में से प्लासेंटा में ब्लड फ्लो नहीं होगा। सो बेबी को ब्लड कहाँ से मिलेगा? जो प्लासेंटा में टेम्पररी स्टोर्ड ब्लड होता है वो ही मिलता है। तो दिस हैपेंस, ड्यू टू दिस देर आर चांसेस कि उसकी हार्ट रेट कम हो जाए। बट अगर आप कॉन्ट्रेक्शंस, ये ऑक्सीटोसिन दे रहे हो, कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं, फिर भी उसकी हार्ट रेट कम नहीं हो रही है, देर इज नो लेट डिसलरेशन, सो वी कंसिडर द फीटस इज हेल्दी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव कॉन्ट्रेक्शन टेस्ट या फिर एबनॉर्मल। तो उसको क्या बोलेंगे, उसका मतलब क्या? हार्ट रेट डिक्रीज થશે यस, हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, बट in 50% of contraction हाँ, 50% और और मोर कॉन्ट्रेक्शन में, एंड जब यूट्रस, stimulated normal થઈ જશે नो, then hyperstimulated uterus. यूट्रस इज हाइपर स्टिम्युलेटेड। absence of no absence હોય તો हाँ, सो यूट्रस उतना स्टिम्युलेटेड है भी नहीं, फिर भी नॉर्मली जैसे कॉन्ट्रेक्शंस बंद हो जाते हैं तो उसको ब्लड फ्लो मिलेगा, तो हार्ट रेट अच्छी हो जाएगी। बट ये नॉर्मल हो गया, हाइपर स्टिम्युलेटेड भी नहीं है यूट्रस, फिर भी उसकी हार्ट रेट डाउन है। सो दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अगर ये बेबी को अगर नेचुरली लेबर पेन हुआ, नेचुरल कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे, तो वो स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा उसका प्लासेंटा, सो देयर आर चांसेस कि बेबी को ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड फ्लो ना मिले तो उसकी डेथ हो सकती है। सो अगर ऐसा रिजल्ट आता है, सो डॉक्टर विल नॉट अंडरगो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, दे विल प्रीफर सीजेरियन सेक्शन, बिकॉज बेबी की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रेक्शंस को झेल पाए। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज इक्विवोकल, रिजल्ट इज इक्विवोकल। सो व्हाट डज दिस मीन? इक्विवोकल है तो मतलब क्या? डिसलरेशन होगा बट इन अ लेस देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो वी कैन टेक रिस्क फॉर वजाइनल हाँ, ब्लीडिंग। यस, जब कॉन्ट्रैक्शंस जा रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शंस है तो चलो हो रहा है, सो एटलीस्ट एक बार वो रिस्क लेके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेबी कंप्लीटली अनहेल्दी है, विदाउट एनी हाइपर स्टिमुलेशन फिर भी उसको लेट डिसलेशन है, ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री।
उसका मतलब क्या? अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब जो भी एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं अच्छा। हाँ, कॉन्ट्रैक्शंस अचीव नहीं हुए, या फिर हो गए तो तीन नहीं थे, या फिर कम ड्यूरेशन के लिए थे, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो कुछ भी रीजन हुआ, या फिर मशीन में खराबी थी कि एफएचआर ट्रेस नहीं हुआ। सो ड्यू टू दिस टेक्निकल इश्यूज हम रिजल्ट ही इंटरप्रेट नहीं कर पाए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इक्विवोकल है। सो ये अनसेटिस्फैक्ट्री कहलाएगा। देर इज नो एनी रिजल्ट, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला हमें। सो द इट इज कॉल्ड एज अनसेटिस्फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमने न्यूट्रिशन देखा। न्यूट्रिशन में क्या देखा हमने, क्या चीजें स्टडी की, कौन से पॉइंट्स थे? प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है? नॉर्मल पर्सन होगा, नॉर्मल वेट होगा उसका प्रेगनेंसी से पहले तो 11 to 16 kg देखते हैं। यस 11 to 16 kg, या फिर 25 to 35 पाउंड इंक्रीज होता है, वेट गेन होता है। एंड यू शुड नो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर है, उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी कैलोरीज इंक्रीज होती है 300 प्रेगनेंसी पर? 300 कैलोरीज। 300 300 कैलोरी। कैलोरीज। लैक्टेशन पर, लैक्टेशन के टाइम 500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज पर डे। और कैलोरी की नीड कब ज्यादा होगी? लास्ट 2 ट्राइमेस्टर। हाँ, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, जेस्टेशनल एज इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे कैलोरी नीड ग्रेट होगी कंपैरिजन टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो भी चाइल्ड बियरिंग फीमेल्स है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में फॉल करती है जो भी फीमेल्स, उनको क्या ज्यादा लेना चाहिए? फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, और फॉलिक एसिड डाइट में होना चाहिए। अगर वो फीमेल नहीं लेगी फॉलिक एसिड, और जब वो प्रेग्नेंट होगी, तो बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? विद द आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है बेबी को? न्यूरल ट्यूब डेथ होगी। डिफेक्ट एंड ओरोफेशियल क्लेफ्ट। यस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ओरोफेशियल क्लेफ्ट हो सकते हैं फीटस को। हर फीमेल को कितना फ्लूइड लेना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस। हाँ, और उसमें से पानी कितना होना चाहिए? 8 to 10 ग्लास में से कितना पानी होना चाहिए सिर्फ? 4 to 6 4 to ग्लास। 4 to 6 ग्लास तो सिर्फ पानी होना चाहिए। सोडियम हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। और ये प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब देन। करियो है तो। हाँ, अगर प्रिस्क्राइब किया है तो ही रेस्ट्रिक्ट करना है, अननेसेसरीली सोडियम रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। देन हमने देखा वीगन और वेजिटेरियन डाइट। उसमें क्या देखा था, जो भी वीगन और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनमें क्या ज्यादा प्रॉब्लम होता है? क्या डेफिशिएंसीज होंगी उनमें? एक तो एनर्जी नहीं होगा, प्रोटीन, विटामिन B12, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन D, अगर वो एक्सपोजर भी नहीं लेंगे तो ये सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है। बिकॉज अगर जो वीगन डाइट फॉलो करता है वो तो मिल्क भी नहीं लेगा, सो उसको कैल्शियम की भी लाइक डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो हमें उसको सिखाना पड़ेगा कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स ले सकते हो फॉर द कैल्शियम इंटेक, और प्रोटीन इंटेक भी उनमें कम होगा बिकॉज दे आर फॉलोइंग द वेजिटेरियन डाइट। तो आप उनको क्या एडवाइस कर सकते हो प्रोटीन कंजप्शन के लिए? दूसरा क्या कर सकते हैं वो? soy product, सोय प्रोडक्ट्स, यस। legumes, इन शॉर्ट आपको seeds, nuts. लेग्यूम्स, हाँ। सो इन शॉर्ट उनको आपको सिखाना है कि यू आर नॉट कंज्यूमिंग द मीट, तो आपको मीट एनालॉग लेने हैं, मतलब जितना भी प्रोटीन जहां से मिले वो लेना है। बट ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इन वेजिटेरियन फूड, एक ही फूड में से सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे फीमेल को या पेशेंट को? No. नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन वेजिटेरियन फूड कि एक ही फूड में से सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। सो शी हैज टू कंबाइन द फूड्स, उसको कंबाइन करके लेना पड़ेगा, तभी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। एक ही मील में से, एक ही फूड में से नहीं मिलते इन वेजिटेरियन फूड। तो ये आपको सिखाना होगा। फिर दूसरा, आयरन के रिलेटेड आप क्या उसको सिखाओगे? मदर आयरन बहुत अच्छा ले रही है, बट द मदर इज नॉट कंज्यूमिंग विटामिन C रिच डाइट।
तो आयरन अब्सॉर्ब होगा बॉडी में? नो। नो। तो हमें वो भी सिखाना है कि अगर आप आयरन ले रहे हो दैट इज गुड थिंग, बट आयरन के साथ साथ विटामिन सी रिच वाले भी फूड लो, तो वो आयरन अब्सॉर्ब होगा। और हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आप टोफू, टेम्पे, सोय मिल्क, सोय प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, नट्स, ये सब खा सकते हो, इसमें भी प्रोटीन होता है। सो यू हैव टू कंज्यूम ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट हमने देखा था लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो व्हाट इज दैट? लैक्टोज टॉलरेट नहीं। हाँ, क्यों टॉलरेट नहीं हो रहा है? बिकॉज लैक्टोज एंजाइम नहीं। लैक्टेज एंजाइम, नॉट लैक्टोज। लैक्टेज एंजाइम नहीं है उसके इंटेस्टाइन में, इसीलिए वो पर्सन जब भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा जिसमें लैक्टोज होता है, वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा विदाउट लैक्टेज एंजाइम, और वो बॉडी इनटॉलरेट हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर मदर या कोई फीमेल गलती से लैक्टोज कंज्यूम कर ले, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो उसको क्या होगा? नोसिया, एब्डोमिनल वोमिटिंग, पेन, क्रैम्प्स। क्रैम्प, डायरिया। यस, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, ये सब हो सकता है। सो अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या बोलना होगा? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम, तो वो ले ही नहीं पा रहे, सो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी उनको। बट प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं चलेगा, उसको कैल्शियम के दूसरे सोर्सेस लेने होंगे एनी हाउ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन न्यूट्रिशन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो थे, बट उसके अलावा भी अदर सोर्सेस थे। तो अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक 12 वीक प्रेग्नेंट मदर है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, सो व्हाट एज अ नर्स आप क्या उसको एजुकेट करोगे, विच मिल शी कैन टेक? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा कैल्शियम रिच है। सो ये आपको पता होना चाहिए, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन न्यूट्रिशन। मैंने बोला था कि ये जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं कि ये क्या होते हैं, वो ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरे कौन से वेज है, अगर मदर इन लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो दूसरा क्या कर सकती है मदर? लैक्टेज एंजाइम प्रिस्क्राइब करे सके बिफोर इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हाँ, वो पहले से ही लैक्टेज एंजाइम ले सकती है। फिर दूसरी चीज, लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट। ओके, लैक्टेज ट्रीटेड मिल्क या फिर लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट। लैक्टेज ट्रीटेड मिल्क मतलब, જેમાં લેક્ટેઝ હોય। हाँ, उसमें ऑलरेडी लैक्टेज ऐड कर दिया है। और लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स मतलब, જેમાં લેક્ટોઝ ના હોય। हाँ, उसमें से लैक्टोज निकाल दिया है। सो देर इज अ डिफरेंस, डोंट गेट कंफ्यूज, लैक्टेज ट्रीटेड एंड लैक्टोज फ्री। सो ये कॉमर्शियली बाहर मिलते हैं बाजार में, तो वो भी ले सकती है। अनदर थिंग, अगर कुक्ड होगा मिल्क, देन इट कैन बी टॉलरेटेड, बिकॉज वो लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा बाय कुकिंग। सो अगर कुक्ड मिल्क है कस्टर्ड फॉर्म में, फर्मेंटेड फूड्स में, या फिर कोई भी कुकिंग में यूज हुआ है, सो वो मदर टॉलरेट कर पाएंगी। एंड कुछ मदर्स क्या टॉलरेट कर पाती है समटाइम्स? चीज एंड योगर्ट। चीज एंड योगर्ट भी समटाइम्स दे कैन टॉलरेट, यस। जो भी फीमेल है, आपको क्या करना होगा उसके लिए, उनको क्या एडवाइस करोगे? डाइटिशियन। डाइटिशियन को कंसल्ट कर, आप करवाओगे या फिर उनको भेजोगे फॉर द कंसल्टेशन, कि उनको गाइडेंस मिले कि क्या फूड लेना चाहिए, कितने प्रपोर्शन में लेना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, एंड क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मली मदर कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है? दे यूज वन थिंग बट दैट इज इनअप्रोप्रिएट। बोन कैल्शियम, मील। बोन बोन मिल। मील। हाँ, बोन मील लेते हैं, व्हाट इज दैट? बोन पाउडर। पाउडर ऑफ बोन, यस। तो वो लेते हैं, बट वो नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स लीड।
लीड, यस, एंड विच इज हार्मफुल फॉर फीटस। उसको पूरा प्रोसेस करके बनाते हैं, सो उसमें लीड होने के चांसेस ज्यादा है, सो वो नहीं लेना चाहिए, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, देन हमने पाई का देखा था, व्हाट इज दैट, उसका मतलब क्या? eating non-food substance, यस, लाइक Clay dots, एग्जांपल, prison floor. क्ले, डर्ट, स्टार्च, फ्रीजर, फॉस, जो भी, लाइक फूड के सिवाय जो भी वो लोग खाते हैं, इट इज कॉल्ड एज पाइका। सो उस क्यों होता है प्रेगनेंसी में पता नहीं, कुछ फीमेल्स में ऐसी क्रेविंग्स हो जाती है, बट क्यों, द कॉज इज नॉट नोन। But in some cultures, it is considered as a common practice and they will allow the female to consume all these things. But अगर वो जो भी फीमेल को पाइका है तो उसकी वजह से क्या होगा? iron deficiency, And anemia, deficiency. आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया होगा। अगर आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया हो जाएगा तो फीटस को क्या होने का रिस्क है? neural tube Neural defect, tube. oropharynx. हाँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड ओरोफेशियल क्लेफ्ट। सो एज अ नर्स आपको पता ना होगा, उनको सिखाना होगा कि दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, इसकी वजह से आपके बेबी को हार्म हो सकता है, सो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? No. ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे चैप्टर के पीछे के। सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, so next chapter is chapter 23, risk conditions related to pregnancy। मतलब क्या, हम क्या स्टडी करने वाले हैं ये चैप्टर में? रिस्क कंडीशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। During pregnancy, which risk conditions happen? हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी कंडीशंस, बीमारी या फिर मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, उसका रिस्क हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये पूरे चैप्टर में हम प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस, लाइक जो हमने ऑलरेडी फोर्थ ईयर में पढ़ा था कि व्हाट आर द प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी कंडीशंस होती है, वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है इस चैप्टर के? सो रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी में रिस्क कंडीशन अराइज हो गई तो हमें सेफ्टी भी ध्यान रखनी है, मदर की और बेबी की। सो रिप्रोडक्शन भी इंटेक्ट होना चाहिए एंड सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंडीशन, दैट इज ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग। फर्स्ट ब्लीडिंग इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। हम सारी कंडीशंस देखेंगे तो पहली कंडीशन है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना। समटाइम्स इट इज नॉर्मल, समटाइम्स इट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल वाला क्या है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग दैट अकर्स 10 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन, कंसीव होने के 10 to 14 डेज में अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलेंगे एंड दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। क्यों होता है? सो हमें पता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा। सो डायरेक्टली तो इम्प्लांट नहीं हो जाएगा, वो क्या करेगा, ये यूट्रस लाइनिंग को थोड़ा खुतर कर निकाल लेगा। तो जो निकल रहा है, एंडोमेट्रियम शेयर हो रहा है, उसकी वजह से मदर को थोड़ा स्पॉटिंग जैसा होता है। फिर वहां पर उसने ऐसे जगह कर दिया, ऐसे गड्ढा जैसा, ऐसे गड्ढा जैसा कर दिया और वहां पर जाके वो इम्प्लांट हो गया। सो वो थोड़ा रिमूव हुआ है, थोड़ा शेड ऑफ हुआ है, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग होता है एंड उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। यूजुअली लास्ट 1 to 2 डेज एंड इज लाइटर देन द टिपिकल मेंस्ट्रुअल पीरियड। वो 1 से 2 दिन तक ही होता है और बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही थोड़ा ही ब्लीडिंग होता है। ऑफन कंफ्यूज विद द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। कुछ बार तो मदर को ऐसा होगा कि मेंस्ट्रुएशन हो गया स्टार्ट, सो ऐसे कंफ्यूजन भी होता है, बट उसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लांटेशन हुआ है इसीलिए हुआ है। अदर कॉजेस इंक्लूड, दूसरी, अगर ये हमने देखा नॉर्मल ब्लीडिंग, दूसरा कब ब्लीडिंग होगा, द बी पॉइंट इज अबॉर्शन हो जाएगा तो ब्लीडिंग हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो जाएगी मदर को अंदर तब भी ब्लीडिंग हो सकता है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट बट मैलिग्नेंसी हो गई है, पोलिप्स फॉर्म हो गया है, ट्रॉमा हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इडियोपैथिक इन्फेक्शन है। व्हाट इज इडियोपैथिक?
व्हाट इज इडियोपैथिक? व्हाट डू मीन बाय इडियोपैथिक? अननोन। अननोन, द कॉज इज अननोन, क्यों हुआ इन्फेक्शन पता नहीं है बट इन्फेक्शन हुआ है। मोलर प्रेगनेंसी, सब कोरियोनिक हेमरेज, वजाइनाइटिस, यूटीआई, सर्विसाइटिस, सर्वाइकल पोलिप्स, ये सब हम देखेंगे। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, प्लासेंटा प्रीविया, अब्रप्शियो प्लासेंटा, ये सारी कंडीशन में ब्लीडिंग होगा, बट ये ब्लीडिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? abnormal. एबनॉर्मल है। नॉर्मल सिर्फ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अगर इम्प्लांटेशन के अलावा ये सारी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, सो दिस इज अ कंसर्न। आपको ध्यान देना होगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, चेक करना होगा। लो प्रोजेस्टेरॉन में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ब्लीडिंग। हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जब भी प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाता है उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो लो, जब भी फीमेल को ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसमें प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो तुरंत ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इट इज रिवर्सिबल cause but can lead to miscarriage in early pregnancy if not treated. Yes, कुछ फीमेल्स आपने देखी होगी कि कंसीव करने के बाद वो बोलते हैं कि मेरा बेबी रहता ही नहीं है, मुझे अबॉर्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन ही नहीं रहता है। प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने तक उसकी ओवरी को प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रखना होता है, बट वो मेंटेन नहीं रख पाती फीमेल्स ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। सो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाएगा, वो जो भी मेंस्ट्रुअल पूरी लाइनिंग है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। फीटस के साथ, वो इम्प्लांटेशन हुआ है उसके साथ ही वो शेड ऑफ हो जाएगी, और उसकी वजह से उसको मिसकैरेज हो सकता है अगर आपने ट्रीट नहीं किया। सो ऐसी फीमेल्स को प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगते हैं, जिनको जब तक वो प्लासेंटा बन नहीं जाता तब तक उसको 3 मंथ्स के लिए प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगते रहेंगे, 3 या 4 मंथ के लिए, कि उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन रहे और अबॉर्शन ना हो जाए। अंडरस्टूड? Yes. हाँ। सो दिस इज अबाउट ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड इज अबॉर्शन, जो हमने देखा कि प्रेगनेंसी में ये हो सकता है। सो अ प्रेगनेंसी दैट एंड्स बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन स्पॉन्टेनियसली और इलेक्टिवली इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। ऐसी प्रेगनेंसी जो 20 वीक से पहले खत्म हो गई, अपने आप से खत्म हुई या मदर ने जानबूझकर इलेक्टिवली खत्म करवाई, सो ऐसे दोनों प्रेगनेंसी खत्म हुई उसको अबॉर्शन बोलते हैं। 20 वीक्स के बाद अगर होता है तो उसको अबॉर्शन नहीं किया कहा जा सकता, उसको अबॉर्शन नहीं बोलेंगे हम। 20 वीक से पहले ही उसको अबॉर्शन बोलते हैं। एक्सिस्ट टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, कितने टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट इज मिसकैरेज। व्हाट इज मिसकैरेज? सो कॉमनली टर्म्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, उसका दूसरा नाम क्या है मिसकैरेज का? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सो प्रेगनेंसी एंड्स बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेस, मदर को पता ही नहीं है, सडनली अचानक ही अबॉर्शन हो गया। सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड? जानबूझ के करवाया है Catheter मदर ने। induced. हाँ। सो थेराप्यूटिक और इलेक्टिव रीजंस एग्जिस्ट फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने बोला कि बेबी हेल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मदर को चलो नहीं चाहिए था, सो उन्होंने जानबूझकर इलेक्टिवली खुद से डिसाइड किया कि आई डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी, और उसने टर्मिनेट करवाई है प्रेगनेंसी थेराप्यूटिक वे से, लाइक डी एंड सी से या डी एंड ई से। तो थेराप्यूटिकली और इलेक्टिव मेजर से उसने वो प्रेगनेंसी एंड कर रही है, सो दैट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। थ्रेटन अबॉर्शन, थ्रेटन मतलब सिर्फ डरा रहा है फीटस कि अगर कुछ नहीं हुआ तो अबॉर्शन हो सकता है। सो स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग अकर्स विदाउट सर्वाइकल चेंज। नॉर्मली जब अबॉर्शन होता है तो क्या होता है, सर्विक्स भी ओपन हो जाता है, सो फीटस वो निकल ही जाएगा। बट थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होगा, थोड़ा ब्लीडिंग होगा, क्रैम्प्स होंगे। जो फीटस है वो थ्रेट दे रहा है कि कभी भी अबॉर्शन हो सकता है, सिर्फ थ्रेट दे रहा है। सर्विक्स भी ओपन नहीं हुआ है, डायलिटेशन भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा स्पॉटिंग हुआ है कि मदर को डर लग जाए कि अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा ना। सो दे आर, द फीटस इज ओनली गिविंग द थ्रेट। उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो अबॉर्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसने थ्रेटन किया है मदर को। सो दिस इज अ थ्रेटन अबॉर्शन। इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स देर इज नो एनी चांस कि अभी फीटस बचेगा, कोई चांस नहीं है फीटस के बचने के। स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग अकर्स एंड द सर्विक्स बिगिंस टू डायलेट
एंड इफेस। नॉर्मली डायलिटेशन एंड इफेसमेंट लेबर में होता है सर्विक्स का, बट इसमें अबॉर्शन स्पॉटिंग हुआ, क्रैम्पिंग स्टार्ट हो गया एंड सर्विक्स भी ओपन होना स्टार्ट हो गया। सो अभी कोई चांस नहीं है कि फीटस अंदर रहेगा, फीटस बाहर ही निकल जाएगा। देर इज नो चांस कि फीटस अंदर बच पाएगा। इट इज इनएविटेबल, हम नहीं रोक सकते। सो इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब, इनकम्प्लीट मतलब नेम ही सजेस्ट करता है। व्हाट સમ डू मीन बाय પ્રોડક્ટ્સ इनकम्प्लीट? જ મતલબ અમુક પાર્ટ જ બહાર આવશે. हाँ, फीटस का कुछ पार्ट बाहर आ गया है, कुछ पार्ट अंदर ही रह गया है। नॉर्मली क्या होता है, फीटस के दो टुकड़े नहीं होते। सो फीटस बाहर आता है पर प्लासेंटा अंदर रह जाता है। सो ऐसे कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है। सो लॉस ऑफ सम प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, जो मदर ने कंसीव किया है प्रेगनेंसी का, कुछ प्रोडक्ट्स बाहर है, कुछ अंदर है। विद द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रिटेन, मोस्ट ऑफन प्लासेंटा इज रिटेन। कभी ऐसा हो सकता है कि फीटस के दो टुकड़े हो गए और पैर बाहर आ गए, हेड अंदर रह गया। इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्या आधा बाहर आता है, फीटस बाहर आ जाता है, प्लासेंटा अंदर रह जाता है। सो अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा तो फिर आपको डीएनसी या डीएनई करके वो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो निकालना पड़ेगा। अगर रिमेनिंग पोर्शन अंदर रह गया तो मदर को इन्फेक्शन भी हो सकता है या पीपीएच भी हो सकता है। सो जब भी मदर को इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो तो आपको जो अंदर रह गया है, रिटेन है, उसको निकालना होगा। कंप्लीट अबॉर्शन मतलब पूरा सब बाहर निकल गया है, फीटस भी बाहर आ गया है, प्लासेंटा कंप्लीटली अबॉर्ट ही हो गया, सब कुछ अबॉर्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मतलब अंदर फीटस की डेथ हो गई है, मदर को पता ही नहीं चला कि अबॉर्ट हो गया है, बाहर आया ही नहीं कुछ, बट लाइक 1 वीक से अंदर फीटस डेड है, मदर को पता ही नहीं चला कि अबॉर्शन हो गया है। सो मिस्ड हो गया अबॉर्शन। प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन इन यूट्रो आफ्टर फीटल डेथ। फीटस की तो डेथ हो गई, डेथ हो गई मतलब अबॉर्ट हो ही गया ऑटोमेटिकली, बट वो बाहर आया ही नहीं, स्पॉटिंग भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, मदर को पता ही नहीं चला कि अंदर बेबी मरा हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन इज कॉल्ड एज मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट इज हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब हैबिट हो गई है, ऐसा कह सकते हैं हम। सो मिसकैरेजेस अकर्स इन 3 और more सक्सेसिव प्रेगनेंसी। मदर का जो अबॉर्शन है वो बहुत हैबिचुअल हो गया है, जितनी बार कंसीव हो कर रही है उतनी बार अबॉर्शन हो रहा है। सो 3 से ज्यादा बार, 3 या 3 से ज्यादा बार अगर अबॉर्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे कि हैबिचुअल अबॉर्शन है, ये फीमेल को अबॉर्शन होते ही है। सो उस वैसे ही प्रेगनेंसी को हम, वैसे मिसकैरेजेस को, अबॉर्शन को हैबिचुअल अबॉर्शन बोलेंगे। अंडरस्टूड अबाउट द टाइप्स? Yes, यस ma'am. और नो? हाँ। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रिस्क फैक्टर्स। अबॉर्शन क्यों होते हैं? सो फर्स्ट इज एडवांस एज। एडवांस एज मतलब, Before, एडवांस एज मतलब, सॉरी, before एडवांस एज मतलब अर्ली, अर्ली प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी. late लेट pregnancy. प्रेगनेंसी। हाँ, सो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। एज इज अ फैक्टर कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड आइडियल एज वी नो 20 to 35। सो जो एडवांस एज वाले हैं, अबोव 35 वाले हैं, उनको अबॉर्शन का रिस्क ज्यादा है। सो जो लेट प्रेगनेंसी वाले हैं, 35+ है और वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो उनको अबॉर्शन का रिस्क है। प्रीवियस मिसकैरेज हुआ है तो दूसरी बार भी होने के चांसेस है, पहले हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है। प्रीवियसली उसने, वो फीमेल ने इलेक्टिव अबॉर्शन करवाया था, तो सेकेंड टाइम खुद से भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नेचुरल वाला भी हो सकता है। यूट्राइन एबनॉर्मालिटीज है सच एज एडिशंस और फाइब्रॉइड्स। वो फीमेल का यूट्रस ही एबनॉर्मल है, उसमें फाइब्रॉइड्स है या फिर एडिशन हो गया है, सो वो यूट्रस कैरी नहीं कर पाएगा फीटस को, बिकॉज यूट्रस ही एबनॉर्मल है। प्रोलॉन्ग्ड टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, यस। फीमेल, कुछ फीमेल ऐसी होती है कि वो कंसीव नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पा रही? ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। सो देयर माइट बी चांसेस कि प्रेग्नेंट होने के बाद नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाए और वो मिसकैरेज हो जाए। सो अगर कोई फीमेल ऐसी है कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही लंबे टाइम से, तो उसको भी अबॉर्शन का रिस्क है। लो सीरम प्रोजेस्टेरॉन विच इज द लीडिंग कॉज फॉर द नेचुरल अबॉर्शन। सीलियाक डिजीज है मदर को। सीलियाक डिजीज मतलब, ग्लूटेन खाए तो इम्यून रिएक्शन. हाँ,
सो इट इज अ टाइप ऑफ हाइपर इम्यूनिटी रिएक्शन। सो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाता है तो यूट्रस में भी हो जाएगा, तो बेबी है वो अबॉर्ट हो जाएगा। पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब ओवरीज ही अनहेल्दी है, तो ओवरीज कैसे हॉर्मोन्स को मेंटेन कर पाएगी, तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज थायराइड डिसफंक्शन और कुशिंग सिंड्रोम। यस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, थायराइड फंक्शन डिसफंक्शन हो गया है, कुशिंग सिंड्रोम है। तो ये सारे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी एंड हो सकती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, व्हाट इज दिस? एसएलई क्या है? इन्फ्लामेटरी। नो, इट इज नॉट एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। इम्यून सिस्टम अटैक कर पोता ना उनटिश। तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं हम? ऑटो इम्यून डिसीज। Autoimmune disease, yes. So SLE is the autoimmune disease. So मदर की बॉडी ही फीटस की बॉडी को हार्म करने लगेगी, खुद के ही सेल्स को हार्म करती है, तो वैसे ही फीटस को भी हार्म करने लगेगी और उसकी वजह से अबॉर्ट हो जाता है। मदर को इन्फेक्शन है, फीवर है, ट्रॉमा हुआ है, लाइक मदर गिर गई, इंजरी हो गई, तो ऐसे टाइम पर भी अबॉर्शन हो सकता है। मदर का बीएमआई बहुत कम है, लेस देन 18.5 है मदर का बीएमआई, तब भी अबॉर्शन हो सकता है। मदर अगर स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, कोकेन यूज कर रही है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन ले रही है, या फिर बहुत ही हाई कैफीन इंटेक है मदर का, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि अबॉर्शन हो गया है? व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? सो स्पॉन्टेनियस वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, अचानक से वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, सो इट इज समथिंग एबनॉर्मल। आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्ट हो गया है। कंफर्मेशन करने के लिए हम यूएसजी कर लेंगे, बट इससे आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट इज लो यूटराइन क्रैम्पिंग और कॉन्ट्रेक्शंस। जो यूट्रस है उसकी लोअर लाइनिंग में नीचे की तरफ कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा लोअर यूट्रस में। ब्लड क्लॉट्स और टिश्यू थ्रू द वजाइना, वजाइना में से ब्लड क्लॉट्स, टिश्यूज भी थोड़े थोड़े से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस ऑल इंडिकेट्स कि मदर को अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो गया है। हेमरेज एंड शॉक कैन रिजल्ट इफ द ब्लीडिंग इज एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा तो उससे हेमरेज भी हो सकता है। अगर हेमरेज नहीं ट्रीट करेंगे तो उससे क्या होगा? hypovolemic, शॉक। हाइपोवोलेमिया होगा, और हाइपोवोलेमिया ट्रीट ना किया जाए तो उससे क्या होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक। शॉक, और शॉक की वजह से डेथ हो सकती है। तो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो हेमरेज हो सकता है, एंड अल्टीमेटली शॉक भी हो सकता है मदर को। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग जिससे आपको पता चलेगा कि देयर इज एन अबॉर्शन, अबॉर्शन हुआ है। व्हाट आर द इंटरवेंशंस? फिर इंटरवेंशंस क्या करोगे? आपको लगता है कि अबॉर्शन हुआ है कोई भी टाइप का, तो क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन द बेड रेस्ट एज प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने जितना बोला है उतना। वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, क्रैम्पिंग मॉनिटर करना है कि कितने क्रैम्प्स आ रहे हैं, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, एंड काउंट एंड वेट द पेरिनियल पैड्स टू इवेल्युएट द ब्लड लॉस। यस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं तो कैसे पता चलेगा? आप ऐसे बाल्टी लेके थोड़ी ना ब्लड मेजर करोगे। सो यू हैव टू वेट द पेरिनियल पैड्स। जो भी मदर पैड यूज कर रही है आफ्टर डिलीवरी, ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो जो भी मदर पेरिनियल पैड पहन रही है उसका वेट करना होगा। अगर उसका वेट 500 ग्राम हुआ तो व्हाट डज इट इंडिकेट? कितना ब्लड लॉस हुआ? 500 ml। सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ml। सो अगर आप वेट करते हो जितना पैड का वेट होगा उतने ml ब्लड लॉस हुआ है। सो आपको पता चलेगा कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। सो यू हैव टू काउंट कितने पैड्स मदर ने गीले किए इतने आवर्स में, और कितना वेट है उसका। एक पैड, 1 घंटे में 2 पैड, 3 पैड, कितने पैड्स वेट हो गए। सो यू हैव टू काउंट द पेरिनियल पैड्स एंड वेट the perineal pads to evaluate the blood loss, and that is 1 gram is equals to 1 ml, and save the expelled tissues and clots. Yes, जब ब्लड ब्लीडिंग हो रहा था तो उसमें से टिश्यूज निकल रहे थे, क्लॉट्स निकल रही थी, तो आपको वो सेव करना है कि आप रूल आउट कर सको कि ये फीटस के पार्ट्स निकल रहे हैं या क्या है। मेंटेन आईवी फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब। यस, ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली पहले आईवी फ्लूइड्स देने होंगे। मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ हेमरेज और शॉक, हेमरेज या शॉक के साइंस भी मॉनिटर करने होंगे।
prepare the client for dilatation and curettage, that is B and C. डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के लिए प्रिपेयर करना होगा एज प्रिस्क्राइब फॉर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, पूरा बाहर नहीं निकला है, आपने यूएसजी करके देखा कि अभी भी अंदर यूट्रस में कुछ पार्ट्स बाकी है, तो ऐसा तो हम रख नहीं सकते। तो अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे डीएनसी के लिए। तो आपको मदर को प्रिपेयर करना होगा, इट इज अ प्रोसीजर, सर्जरिकल सर्जिकल प्रोसीजर है, तो मदर को प्रिपेयर करना होगा। एडमिनिस्टर रोगेम, अगर हमें पता है कि मदर आरएच नेगेटिव है एंड अबॉर्शन होता है तो हमें रोगेम भी देना पड़ेगा अगर नेगेटिव है तो। एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यस, मदर का फीटस फीटस डाई हो गया है, सो मदर साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yeah. यस और नो? हाँ, लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज कार्डियक डिजीज। यस, प्रेगनेंसी में कार्डियक डिजीज के भी हो सकते हैं, रिस्क है। क्या है वो लोग, क्या है? लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन। तो अ प्रेग्नेंट क्लाइंट with the cardiac disease may be unable physiologically to cope with the added plasma volume and increase cardiac output during the pregnancy। कार्डियक डिजीज सारी फीमेल को नहीं होंगे प्रेगनेंसी में। कौन सी फीमेल को होंगे? जिनको ऑलरेडी कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है। तो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमें पता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पूरी बॉडी में वेस्क्यूलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उसका हार्ट ऑलरेडी डिजीज है, उसके हार्ट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो ये सारा इतना वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उसका हार्ट कैसे कोप करेगा, कैसे कंपेंसेट करेगा इतने सारे चेंजेस को? तो वो कंपेंसेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से प्रेगनेंसी में वो कार्डियक डिजीज ज्यादा एग्जेगरेट हो जाते हैं। सो ब्लड वॉल्यूम पीक्स एट द week 30 to 34 and then declines slightly to week 40। ये ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता है और 32 टू 34 वीक की प्रेगनेंसी में एकदम पीक पर होता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे नियर टू 40 पहुंचने वाली होती है प्रेगनेंसी, तो धीरे धीरे वो कम होता है। बट इतना ब्लड वॉल्यूम उस वो मदर कोप ही नहीं कर पाएगी, इतना सारा चेंजेस, उसका हार्ट ऑलरेडी वीक है। सो उसको प्रेगनेंसी में हार्ट डिजीजेस ज्यादा हो सकते हैं। प्रेगनेंसी एंड कार्डियक डिजीज रिस्क ग्रुप, कौन से कार्डियक डिजीज है कि जिसको प्रेगनेंसी में ज्यादा रिस्क होगा? सो लेट्स सी बॉक्स 23.2। फर्स्ट इज ग्रुप वन, देर आर थ्री ग्रुप्स। ग्रुप वन है उस वो फीमेल्स में मोर्टालिटी रेट क्या है? 1%। सो उनको लाइक माइनर प्रॉब्लम्स है कि उतने ज्यादा चांसेस नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी। सो वो मदर को, वी आर टॉकिंग अबाउट द मदर नॉट फीटस, वो मदर को ऑलरेडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब एट्रिया का जो दो एट्रिया होते हैं, दिस इज द हार्ट, हार्ट का है ये है। तो ये जो एट्रिया का बीच का जो सेप्टम है उसमें कुछ डिफेक्ट है। तो ऐसे मदर को जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा और उसकी वजह से डेथ होने के रिस्क है 1%। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, बट कौन वो जो सेप्टल डिफेक्ट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आई हैव सीन दैट, एक फीमेल मैंने देखी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, 35 वीक प्रेग्नेंट थी, और तब पता चला मदर को कि उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। उतने साल तक उसको पता ही नहीं चला, बिकॉज उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं हो रही थी, बहुत माइनर एक होल था सेप्टम में, उसको पता ही नहीं चला। प्रेग्नेंट हो गई, 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में उसको पता चलता है कि हाँ उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो ऐसा कुछ बार होता है। तो ऐसे मदर की भी मोर्टालिटी कम है जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्या था? ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है ये वर्ड। व्हाट इज दिस वर्ड? रक्टस आर्टेरियोसिस क्या था? व्हाट इज दिस? इतनी जल्दी भूल गए? दिस इज नॉट गुड, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। व्हाट इज डक्टस आर्टेरियोसिस? ये वर्ड कहाँ पढ़ा है हमने? fetal That's circulation। circulation. Artery defect, हाँ, सो व्हाट इज दिस? डक्टस आर्टेरियोसिस क्या था? bypass, ओके, बाईपास लंग्स का, बट कनेक्शन बिटवीन
pulmonary artery and aorta. यस, पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा में कनेक्शन था। सो ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाना चाहिए। बट अभी भी वो मदर का पेटेंट है, अभी भी देयर इज अ डक्टस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट है, थोड़ा भी कनेक्शन है। तो ऐसी मदर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है, बट मोर्टालिटी रेट इज लो। फिर पल्मोनिक और ट्राइकस्पिड डिजीज, पल्मोनिक मतलब, पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड डिजीज का मतलब क्या? पल्मोनरी वाल्व। यस। तो मदर को कोई पल्मोनरी वाल्व का डिसऑर्डर है या ट्राइकस्पिड वाल्व का कुछ डिसऑर्डर है। बायोसिंथेटिक वाल्व प्रोसेसिस मतलब उसको जो वाल्व है वो रिप्लेस किया गया है, बायोसिंथेटिक वाल्व यूज करे गए हैं। दैट इज पोर्सिन, पोर्सिन मतलब एनी Pork हो एनिमल नो एनिमल वाल। हाँ, वाल्व। तो पिग, यस, पिग का वाल्व या फिर ह्यूमन एनालोग्राफ। हमने ऑलरेडी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पढ़ा था कि वाल्व रिप्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल होता है और एक बायोसिंथेटिक वाल्व होता है। बायोसिंथेटिक वाल्व में काऊ का, पिग का, अदर एनिमल, अदर ह्यूमन जो डेड हो गया है, कैडेवर है, उसका हो सकता है ह्यूमन एलोग्राफ्ट। सो कोई मदर में बायोसिंथेटिक वाल्व प्रोसेसेस है। सो हमें उसमें हमने देखा था कि वो वाल्व भी खराब होने के रिस्क ज्यादा है, बिकॉज वो एनिमल का है। बायोसिंथेटिक मतलब कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं है। वो आर्टिफिशियल होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बट कोई फीमेल को ऑलरेडी बायोसिंथेटिक वाल्व है तो उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, बट वो करेक्ट की गई है। मदर, ये जो मदर थी जब वो बॉर्न हुई थी तब उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलट था। टेट्रालॉजी ऑफ फैलट मतलब, व्हाट इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलट? એમાં ફોર કન્ડિશન જોવા મળે. એમાં हाँ, એમાં pulmonary stenosis, then overriding of aorta, then right ventricular hypertrophy, and fourth form મને યાદ નથી. बीएसडी। Yes. सो ये सब जो फोर कंडीशन है वो मदर को बॉर्न हुई थी तब था, पर उसको सर्जरी से करेक्ट भी कर लिया था, बट अभी भी उसका हार्ट तो वीक ही होगा। सो करेक्ट किया गया है टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, तो वो मदर भी हाई रिस्क में आएगी। एंड माइट्रल स्टेनोसिस, व्हाट इज माइट्रल स्टेनोसिस? माइट्रल वाल्व में प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? Narrowing થઈ જશે नैरो થઈ गयो છે। नैरो हो गया है, वो ओपन नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली। सो दिस आर द ग्रुप वन डिसऑर्डर्स। अगर मदर को इसमें से कुछ प्रॉब्लम होगा सो मोर्टालिटी रेट है, बट वो 1% है। नेक्स्ट इज ग्रुप टू, जिसकी मोर्टालिटी रेट है 5 to 15%, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो कौन सी कंडीशंस है मदर को? सो माइट्रल स्टेनोसिस है, NYHA क्लास 3 एंड क्लास 4। मतलब माइट्रल स्टेनोसिस थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज का है, बहुत ज्यादा माइट्रल स्टेनोसिस है। और विथ एट्रियल फिब्रिलेशन, माइट्रल स्टेनोसिस तो था थर्ड फोर्थ स्टेज का, या फिर मदर को एट्रियल फिब्रिलेशन है। फिब्रिलेशन होगा तो ईसीजी कैसा दिखेगा? पी वेव एब्सेंट है। हाँ, पी वेव एब्सेंट होगी तो सिर्फ ऐसा ऐसा ही दिखेगा। सो जब भी फिब्रिलेशन वाली कंडीशन हो तो क्या रिस्क ज्यादा होता है? Clotting. दोज हु आर, हाँ, क्लॉट का रिस्क ज्यादा होता है। फिब्रिलेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज सिर्फ वॉल्स वाइब्रेट ही हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है। सो देर इज ओनली दिस वेवी, थोड़ी थोड़ी वेव्स होगी। दोज हु आर न्यू, डोंट गेट स्ट्रेस कि ये सब क्या हो रहा है। यू विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो अगर कोई मदर को माइट्रल स्टेनोसिस स्टेज 3 स्टेज 4 का है और उसके साथ एट्रियल फिब्रिलेशन भी है, तो वो ग्रुप 2 में फॉल करती है, उसके मोर्टालिटी के रिस्क ज्यादा हो जाएंगे जब वो प्रेग्नेंट होगी तब। ऑर्टिक स्टेनोसिस है मतलब अorta कंस्ट्रिक्ट हो गया है। कोएक्टेशन ऑफ अorta विच इज अनकॉम्प्लिकेटेड। कोएक्टेशन ऑफ अorta मतलब, व्हाट इज दिस? એમાં બી નેરો થઈ જશે aorta. हाँ, इसमें अorta नैरो हो गया, इसमें अortic वाल्व नैरो हो गया। सो ये अorta है, ऐसा होता है नॉर्मली। सो क्या हो गया, बीच में से ऐसा होके
बीच में से स्टॉप हो गया, फिर से नॉर्मल है, तो ये जो बीच का जो कम्प्लीटली नैरो हो गया है उसको कोरेक्टेशन ऑफ अओर्टा बोलते हैं, बट उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मदर को पता ही नहीं चला, उतना कम था, नैरो था बट बहुत ज्यादा नैरो नहीं था कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। सो इट वाज अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकरेक्टेड टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, उसको मदर को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, बचपन से है, बट उसका करेक्शन भी नहीं किया है। सो ऐसी मदर को रिस्क ज्यादा है। प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो मदर को प्रेगनेंसी से पहले एक बार मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है। मार्फन सिंड्रोम विथ नॉर्मल अओर्टा, व्हाट इज मार्फन सिंड्रोम? मार्फन सिंड्रोम है मदर को, बट अओर्टा नॉर्मल है। एनी गैसेस? ओके, मार्फन सिंड्रोम क्या है? उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो अफेक्ट हो जाती है पूरी बॉडी की। और अगर अओर्टा अफेक्ट हो जाएगा तो आपने आपने देखा था कि ऐसा हो जाता है, अओर्टा फूल जाएगा। अगर अओर्टा ऐसा हो जाएगा तो कभी भी ये रप्चर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। मदर को मार्फन सिंड्रोम है बट अओर्टा नॉर्मल है। दूसरी सारी वेसल्स ऐसे डायलेट हो गई है, बट अभी अओर्टा जो है वो ऐसा डायलेट नहीं हुआ है। सो शी इज लिटिल बिट सेफ, बट उसको मार्फन सिंड्रोम है। एंड आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, हार्ट के वाल्व आर्टिफिशियल्स है, कंप्लीटली लो, जो कंप्लीटली आर्टिफिशियल होंगे वो वाल्व्स है। सो ये ग्रुप 2 में फॉल करती है। ग्रुप 3 कौन सा है? जिसका मोटिलिटी रेशियो भी ज्यादा है। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है मदर को। कोरेक्टेशन ऑफ अओर्टा है बट वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा नैरो है, सो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। एंडोकार्डाइटिस है मदर को। मार्फन सिंड्रोम विथ अओर्टिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब मॉर्फन सिंड्रोम विथ अओर्टिक इन्वॉल्वमेंट मतलब Now our time involves aorta limited vessel vessel. involved. हाँ, अभी अओर्टा इन्वॉल्व हो गया है और वो भी डायलेट हो गया है, सो कभी भी रप्चर हो सकता है। सो मार्फन सिंड्रोम तो था मदर को, बॉडी की वेसल्स तो ऐसी हो गई थी, बट अभी अओर्टा भी अंदर इन्वॉल्व हो गया है, अओर्टा पर भी असर हो गई है। एंड एसिन सिंड्रोम, व्हाट इज दिस? एसिन सिंड्रोम, उसका मतलब क्या है? एनी गैसेस? जैसे हमने पल्मोनरी हाइपर देखा, तो एसिन सिंड्रोम ऐसा है, उसमें क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग्स में और हार्ट में दोनों जगह पर प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशन है, बट कुछ लोगों को होता है। अगर मदर को एसिन सिंड्रोम होगा जिसमें लंग्स और हार्ट में दोनों में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसकी वजह से जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको प्रॉब्लम होगा। एंड द मोर्टालिटी रेट विल बी 25 to 50%। अंडरस्टूड अबाउट दिस? रिस्क फैक्टर्स पता चला, किसको मोर्टालिटी रेट मतलब रिस्क कम है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 3 के जो भी डिजीज कंडीशन है वो बहुत सीवियर है, वो मदर को जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड ग्रुप 1, दे आर सो माइनर, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि उसको ये प्रॉब्लम है, और समटाइम्स नॉर्मल हो भी जाता है, डिलीवरी भी हो जाता है, बाद में उसको पता चलता है। और कुछ लोगों को मोर्टालिटी होते हैं बट द रेशियो इज वेरी स्मॉल, दैट इज अबाउट 1%। नेक्स्ट, असेसमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि वो मदर को, प्रेग्नेंट मदर को कुछ प्रॉब्लम है, कार्डियक डिजीज है? सो द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियक डीकम्पेंसेशन। नॉर्मली एवरी इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल का ये जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ये सब कंपेंसेट कर लेता है हार्ट, बट ये मदर के हार्ट कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। तो आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे डीकम्पेंसेशन के, उसका हार्ट कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है ये चेंजेस। कॉफ एंड रेस्पिरेटरी कंजेशन, यस, कॉफ एंड रेस्पिरेटरी कंजेशन कब होता है? कौन से साइड का हार्ट फेलियर हो तो होता है? Left. लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो सारा फ्लूइड लंग्स में कलेक्ट होने लगेगा, तो रेस्पिरेटरी कंजेशन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और कॉफिंग होगा। डिज्निया, फटीग देखने को मिलेगा मदर को।
पाल्पिटेशंस एंड टेकिकार्डिया होगा, पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा, बिकॉज आपने देखा होगा कार्डियक जो फेलर वाले पर्सन होते हैं उनको भी बॉडी में एडीमा हो जाता है, राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो। चेस्ट पेन होगा, कार्डियक से डिजीजेस होंगे तो। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स जिससे आपको पता चल सकता है कि मदर को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, लेफ्ट साइड कुछ प्रॉब्लम है, फ्लूइड भर रहा है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। एंड साइन ऑफ हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी है। पल्मोनरी लेफ्ट साइड है तो पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिलेगा। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स, असेसमेंट फाइंडिंग्स जिससे आपको पता चलेगा कि मदर को कार्डियक डिजीज है, प्रेग्नेंट मदर को। अभी इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? सो मॉनिटर वाइटल साइंस, एफएचआर एंड कंडीशन ऑफ फीटस। मदर का हार्ट ही हेल्दी नहीं है, सो फीटस को ब्लड सप्लाई अच्छे से कैसे मिलेगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर के भी वाइटल्स लेने हैं, फीटल हार्ट रेट भी लेनी है, और फीटल की कंडीशन कैसी है वो आपको चेक करना होगा। लिमिट फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्ट्रेस एंड नीड फॉर सफिशिएंट रेस्ट। अभी मदर को बोलना है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर दो, बिकॉज जितनी फिजिकल एक्टिविटी करोगे बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ जाएगी और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका हार्ट एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है और सफिशिएंट रेस्ट करना है। Monitor for signs of cardiac stress and decompensation such as cough, fatigue, dyspnea, chest pain, tachycardia. Also monitor the signs of heart failure and pulmonary edema. आपको चेक करना है कि इसका हार्ट कंपेंसेट कर पा रहा है या नहीं, तो डीकम्पेंसेशन के साइंस चेक करने हैं। तो अगर उसका हार्ट कंपेंसेट नहीं कर पाएगा तो मदर को कॉफिंग होगा, फटीग होगा, डिस्निया हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, टेकिकार्डिया होगा। और आपको दूसरे भी साइंस मॉनिटर करने हैं हार्ट फेलियर के, राइट या लेफ्ट जो भी है, पल्मोनरी एडिमा के भी साइंस आपको मॉनिटर करने हैं। encourage adequate nutrition to prevent anemia which would worsen the cardiac status. In addition, a low sodium diet may be prescribed to prevent fluid retention and heart failure. Yes, अभी उसको अनीमिया की, अनीमिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर मदर अनेमिक हो जाएगी, एच हमें पता है कि अनेमिक हो जाना मतलब ब्लड में एचबी कम हो जाना, और एचबी का काम क्या है? ये ब्लड आरबीसी है, दिस इज द आरबीसी, उसके अंदर एचबी होता है। सो अनेमिक मतलब एचबी ही नहीं है, सो एचबी नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? एचबी का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का Oxygenated फंक्शन blood क्या है supply. मेन? Oxygenated blood क्या? supply provide. हाँ, ऑक्सीजन कैरी करना। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे सप्लाई होगा? हमें ध्यान रखना है कि ये फीमेल को अनीमिया नहीं होना चाहिए। अगर अनीमिया हो जाएगा तो और कंडीशन खराब हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बॉडी को, तो वो और डिमांड करेंगे हार्ट से कि हमें ज्यादा दो ज्यादा दो, तो हार्ट ऐसे कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। और ये फीमेल को फ्लूइड रिटेंशन भी होगा बिकॉज हार्ट फेलियर है, तो ऐसी फीमेल्स को लो सोडियम डाइट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अवॉइड एक्सेस वेट गेन, मदर को बताना है कि वेट गेन ना हो, वो भी ध्यान रखना है। जितना वेट ज्यादा गेन होगा उतना हार्ट का फंक्शन और बढ़ जाएगा और वो थक जाएगा। ये नॉर्मल जनरल इंटरवेंशन थे। नाउ ड्यूरिंग लेबर प्रिपेयर टू डू द फॉलोइंग। अगर वो फीमेल ने प्रेगनेंसी कंप्लीट कर दी, अभी लेबर का टाइम हो गया है, लेबर में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी? उसके हार्ट का फंक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब लेबर हो रहा हो तो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? मॉनिटर वाइटल साइंस मोर फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली उसको मॉनिटर पर ही लगा देना है फीमेल को। देन प्लेस द क्लाइंट ऑन कार्डियक मॉनिटर, जो हमने बोला, मैंने बोला कि कार्डियक मॉनिटर एंड एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर। यस, फीमेल को भी कार्डियक मॉनिटर पर लगा देना है जो आईसीयू में हम लगाते हैं। आप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली उसको चेक करते रहो। एंड बेबी को भी मॉनिटर करना है अलोंग विथ मदर, तो बेबी के लिए एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर भी अप्लाई कर देना है, तो आपको पता चल पाए कि बेबी की कंडीशन क्या है ड्यूरिंग लेबर। Maintain bed rest and client lying on the side with the heads and shoulders elevated. बेड रेस्ट करना है, लेबर स्टार्ट हो गया है। लेबर आपको पता होगा कि डिलीवरी 1 घंटे में नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम। पूरी जो स्टेजेस है लेबर के वो कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो मदर को बेड रेस्ट पर ही रखना है। मदर को बोलना है कि डोंट गेट अप फ्रॉम द बेड, साइडलाइन पोजीशन में रखना है। हेड एंड शोल्डर्स एलिवेट रखना है कि मदर अच्छे से O2 कंज्यूम कर पाए और हार्ट पर लोड ना हो ज्यादा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा।
मैनेज पेन अर्ली इन लेबर, यस, मदर का पेन अर्ली आपको मैनेज करना होगा। कार्डियोलॉजी क्लियरेंस में बी रिक्वायर्ड फॉर एपिड्यूरल, स्पाइनल और जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स। आप डायरेक्टली ही ऐसे एनेस्थेशिया नहीं दे सकते फीमेल को। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई भी सर्जरी करवानी होती है और वो पेशेंट को हार्ट का कोई प्रॉब्लम होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट भी आएंगे, वो चेक करेंगे एंड वो बताएंगे कि पेशेंट सेफ है या नहीं एनेस्थेशिया के लिए। सो कार्डियोलॉजी क्लियरेंस होना चाहिए कि आप एपिड्यूरल, स्पाइनल जो भी एनेस्थेशिया दे रहे हो, पर उसके लिए कार्डियोलॉजी क्लियरेंस होना चाहिए। अगर डॉक्टर ना बोले कि नहीं दे सकते ये वाला, तो जो वो बोले वो ही देना है। यूज कंट्रोल पुशिंग एफर्ट्स टू डिक्रीज द कार्डियक स्ट्रेस, यस, मदर को बोलना है कि बहुत ज्यादा ऐसे पुश ना करे ड्यूरिंग लेबर। अगर ज्यादा पुश करेगी, ज्यादा स्ट्रेस देगी तो और वर्कलोड बढ़ जाएगा हार्ट का। सो कंट्रोल पुशिंग एफर्ट्स डालने हैं, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है मदर को। Next, very important point that you have to remember is excessive weight gain places the stress on heart. ज्यादा वेट गेन हो जाएगा तो हार्ट पर स्ट्रेस पड़ेगा। इन एडिशन, ओबेसिटी places the client at increased risk of complications during pregnancy. जो भी ओबेस पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कार्डियक रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, हाइपरटेंशन। तो जो भी ओबेस पर्सन है और वो प्रेग्नेंट हो गया है तो उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड? यस और Yes. नो? ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, दैट इज chorioamnionitis. Let's take a short break of 10 minutes. Huh? Yes, ma'am. Okay, so let's start with the condition that happens during pregnancy is chorioamnionitis. What do you mean by this word chorioamnionitis? Itis का मतलब क्या होगा? In इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, बट किसका हुआ है? amniotic cavity. यस, सो एमनियन, वी नो कि देर इज टू लेयर्स, एमनियन और उसके ऊपर कोरियन है। तो कोरियन और एमनियन दोनों लेयर का इंफेक्शन हो गया है, पूरी एमनियोटिक कैविटी का इंफेक्शन हो गया है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कोरियो एमनियोनाइटिस। बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, होल कैविटी, can result from premature or prolonged rupture of membranes. Yes, अगर ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, हमें पता चल गया कि कोरियोएमनियोनाइटिस क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ होल एमनियोटिक कैविटी। पर क्यों हुआ? इट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब ड्यूरिंग लेबर हमें पता है कि ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, दिस इज द यूट्रस, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बेबी है। ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और पूरा एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाएगा। बट ये प्री मैच्योर हो जाए, टाइम से पहले रप्चर हो जाएगा तो देर माइट बी प्रॉब्लम कि बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। या फिर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, मतलब रप्चर हो गई थी और बहुत टाइम से ओपन की ओपन ही है, सो देर इज अ रिस्क। सेकेंड इज वजाइनाइटिस, अगर मदर को वजाइना में इंफेक्शन होगा तो वो इंफेक्शन ट्रैवल करके अगर मेम्ब्रेन रप्चर होगी कि एनी हाउ अंदर जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस किया हो, एमनियोसेंटेसिस मतलब Respirate amniotic fluid. हाँ, तो आपने नीडल डाल के एमनियोटिक फ्लूइड निकाला था। अगर एसेप्टिक टेक्निक नहीं होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया सो इन्फेक्शन हो सकता है। एमनियोसेंटेसिस की वजह से भी कोरियोएमनियोनाइटिस हो सकता है। या फिर कोई भी इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर की है, फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल ब्लड कॉर्ड सैंपलिंग किया है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग किया है, कुछ भी किया है, आपने पंचर करके बैक्टीरिया को रास्ता दिया है कि वो अंदर जा सके। सो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है। may result in development of postpartum endometritis and neonatal sepsis. अगर प्रेगनेंसी में मदर को कोरियोएमनियोनाइटिस हो गया तो पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है। व्हाट इज एंडोमेट्राइटिस? व्हाट इज एंडोमेट्राइटिस? Endometrium layer में infection like.
हाँ, एंडोमेट्रियल लेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी। सो कोरियोअम्नियोनाइटिस की वजह से पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है, या फिर नियोनेटल सेप्सिस भी हो सकता है। वो बेबी उस कैविटी में ही था, कैविटी इन्फेक्टेड थी, तो जो भी वो बेबी बॉर्न होगा तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज असेसमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर को कोरियोअम्नियोनाइटिस है? सो यूट्राइन टेंडरनेस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। मदर को आप ऐसे टच करोगी ना तो भी उसको पेन होगा, बिकॉज यूट्रस एकदम टेंडर हो गया है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। सो यूट्राइन टेंडरनेस है, कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। टेम्परेचर एलिवेटेड होगा मदर का। क्लाइंट और फीटल टेकिकार्डिया भी हो जाएगा अगर फीटस को प्रॉब्लम है, अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से। तो फीटस का भी टेकिकार्डिया हो सकता है, या फिर मदर का भी टेकिकार्डिया हो सकता है। फाउल ओडर टू एमनियोटिक फ्लूइड। जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें से एकदम फाउल ओडर आएगी, बहुत खराब स्मेल आएगी। ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस? IWBC। बट हमने ऑलरेडी वो स्टडी किया था कि ल्यूकोसाइटोसिस इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फिर बट अमुक स्लाइट इज कॉमन, एक्सेस इज नॉट कॉमन। स्लाइटली एलिवेट होते हैं, बट ये अगर इन्फेक्शन होगा तो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएंगे। सो ल्यूकोसाइटोसिस से आपको पता चलेगा, दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स, जिससे आपको पता चलेगा कि मदर को कोरियोअम्नियोनाइटिस है। सो व्हाट आर द इंटरवेंशंस? क्या करोगे फिर आप? सो मॉनिटर क्लाइंट्स वाइटल साइंस एंड फीटल हार्ट रेट। अभी आपको क्लाइंट की वाइटल साइंस मॉनिटर करनी है, फीटस की हार्ट रेट मॉनिटर करनी है कि उसको टेकीकार्डिया की वो कुछ तो नहीं हुआ। मॉनिटर फॉर यूट्राइन टेंडरनेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल एक्टिविटी। यस, आपको देखना होगा कि कितना टेंडर है यूट्रस। यू हैव टू मॉनिटर द टेंडरनेस। कैसे कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है प्री टर्म। सो यू हैव टू मॉनिटर द कॉन्ट्रेक्शंस कैसे हो रहे हैं। और फीटस की एक्टिविटी क्या है, अगर इन्फेक्शन अंदर है और फीटस को हार्म करेगा तो उसकी एक्टिविटी से भी आपको पता चलेगा। मॉनिटर रिजल्ट्स ऑफ ब्लड कल्चर। फिर आपको ब्लड कल्चर करना पड़ेगा, मदर का ब्लड लेके कल्चर के लिए भेजना पड़ेगा। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब, बट आफ्टर द कल्चर्स आर ऑप्टिंग। यस, पहले ब्लड सैंपल लेना है, फिर ही आप एंटीबायोटिक दे सकते हो मदर को। प्रिपेयर टू ऑप्टेन नियोनेटल कल्चर्स आफ्टर बर्थ। नियोनेट का भी ब्लड लेना पड़ेगा। हमें पता है कि नियोनेटल सेप्सिस भी हो सकता है, देयर माइट बी चांसेस, बट वो जब उसका बर्थ हो जाए तब उसके भी ब्लड लेके सैंपल लेके कल्चर के लिए भेजना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई कि नियोनेटल सेप्सिस तो नहीं हुआ है ना। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। नेक्स्ट कंडीशन दैट इज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस हमें पता है, दैट इज जो प्रेगनेंसी में होता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। प्रेगनेंसी प्लेसेस डिमांड्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस इंसुलिन रिक्वायरमेंट टू चेंजेस। जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से इंसुलिन रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनेमिया में प्रीडिस्पोज सम टू डायबिटीज। यस, हमें पता है कि अगर कोई पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या? बॉडी इंसुलिन यूटिलाइज नहीं करी सके। हाँ, ब्लड, ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है। देर इज इंसुलिन ऑल्सो, बट ये ग्लूकोज सेल्स में जाना चाहिए टू गेट द एनर्जी। बट ये इंसुलिन रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा और ग्लूकोज को भेज नहीं पा रहा है। सो ग्लूकोज क्या करेगा? हाइपर ग्लाइसेमिया है, ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, तो वो ब्रेन को सिग्नल्स देगा कि इंसुलिन रिलीज करो। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन है बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। सो ब्रेन तो सिग्नल्स दे रहा है पेनक्रियास को, सो पेनक्रियास इंसुलिन निकाले ही जा रहा है, निकाले ही जा रहा है, बट कोई असर नहीं कर रहा है। तो जब आप चेक करो किसी पेशेंट को और उसमें हाइपर इंसुलिनेमिया दिखने को मिले, मतलब इंसुलिन बहुत ज्यादा है, सो उसका मतलब आपको समझना है कि वो पेशेंट को डायबिटीज है। बाकी इतना सारे इंसुलिन नहीं होता बॉडी में। क्यों इतनी बॉडी, उसकी बॉडी में हाइपर इंसुलिनेमिया है? बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो उसको डायबिटीज का रिस्क है। Client's glucose crosses the placenta, but insulin does not. Yes, ये चीज याद रखो। प्लासेंट ग्लूकोज जो है मदर का, वो प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी तक जा सकता है, बट इंसुलिन नहीं जा पाएगा क्रॉस करके।
The fetus produces its own insulin and pulls glucose from the pregnant individual, which predisposes the pregnant individual to hypoglycemic reactions also. Yes, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ये सारा ग्लूकोज सेल्स में इंसुलिन की वजह से ही जाएगा। बेबी में इंसुलिन नहीं जा सकता, बट बेबी का खुद का भी तो इंसुलिन होगा, तो वो इंसुलिन क्या करेगा, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मदर की बॉडी में से सारा ग्लूकोज खींच खींच के ले लेगा एनर्जी बनाने के लिए। सो मदर को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। दिस इज द फीटस। उसके पास तो इंसुलिन है, तो उसके सेल्स को अगर एनर्जी चाहिए तो वो तो ग्लूकोज को पकड़ के ला सकते हो ना, उसका इंसुलिन। तो वो क्या करेंगे, मदर का इंसुलिन, मदर का ग्लूकोज है वो पकड़ पकड़ कर लेकर अंदर जाएगा और सेल्स को दे देगा एनर्जी के लिए। सो मदर को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। द न्यू बॉर्न ऑफ अ डायबिटिक पेरेंट मे बी लार्ज इन साइज। यस, ये हमें पता होना चाहिए कि जो मदर जीडीएम वाली है, डायबिटीज वाली है, उसके बेबी लार्ज होंगे, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होंगे, मैक्रोजोमिया होगा। आपने देखा होगा तो एकदम बड़े बड़े बेबी होते हैं, बहुत ज्यादा, 3 केजीज के, 3-4 केजीज वेट वाले बेबी होते हैं उनके। बट हैज फंक्शंस रिलेटेड टू large in size, but has functions related to gestational age rather than size. Yes, बड़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच्योर है। उसकी फंक्शंस जितनी उसकी एज है, जेस्टेशनल एज है, उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। एक्सेस ज्यादा एक्टिव नहीं होगा वो बेबी, नॉर्मल ही होगा, बस वो सिर्फ बड़ा है। The newborn of a diabetic birthing parent is at risk for hypoglycemia. Yes, जो मदर डायबिटीज वाली है, अगर उसका बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया के रिस्क है। क्यों? बिकॉज मदर के वूम्ब में था तब तो उसको भर भर के ग्लूकोज मिल रहा था, अब उसको हैबिट हो गई थी उतने ग्लूकोज की। जैसे ही मदर की बॉडी में से बाहर आ गया, अब उसको उतना ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, तो सडनली हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है उसको। हाइपरबिलीरुबिनीमिया भी हो सकता है बेबी को। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, कंजेनाइटल एनोमलीज भी हो सकती है। बिकॉज अगर डायबिटीज होगा, मतलब बेबी को हाइपरग्लाइसेमिया होगा मदर की वजह से, मदर का ग्लूकोज बहुत सारा था तो बेबी को भी बहुत सारा मिला। डायबिटीज की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होता है ब्लड वेसल्स में, तो आपने देखा होगा कि डायबिटीज की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सब क्यों होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। सो उसकी वजह से हाइपरबिलीरुबिनीमिया भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया और कंजेनाइटल एनोमलीज भी हो सकती है बेबी को, न्यूबॉर्न को। This is the red important point. You have to remember this. During first trimester, remember this. During first trimester, the pregnant client's insulin need decreases. So first trimester में उसकी insulin need कैसी होगी? कम होगी। अगर वो मदर ऑलरेडी डायबिटिक है, ले रही है, तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको इंसुलिन नहीं देना है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज अभी अभी वो प्रेग्नेंट हुई है। अब तक फॉर एग्जाम्पल उसके ब्लड में 200 mg ग्लूकोज होता था, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो बेबी को भी एनर्जी चाहिए, तो 200 में से 100 ग्राम बेबी को जा रहा है। तो अगर ज्यादा इंसुलिन दोगे तो मदर को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी इंसुलिन डोज कम हो जाएगी, नीड कम हो जाएगी। ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्रीजेस इन द प्लासेंटल हॉर्मोन्स कॉजेस एन इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट। यस, अभी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी इंसुलिन डिमांड कैसी होगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंसुलिन डिमांड कम हो जाती है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? द रैशनल इज कि ये जो सारे प्लासेंटा है उस वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से मदर की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में आ गई है। जितना इंसुलिन आप उसको देते थे उतना इंसुलिन तो असर ही नहीं करेगा उसको, तो उसको ज्यादा इंसुलिन देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज हो जाती है इंसुलिन की नीड या डोज। आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी द प्लासेंटल हार्मोन लेवल्स एब्रप्टली डिक्रीजेस एंड इंसुलिन रिक्वायरमेंट अगेन डिक्रीजेस। सो एक बार डिलीवरी हो जाएगी तो प्लासेंटा निकल जाएगा, तो अभी हॉर्मोन्स भी नहीं है, तो सडनली सारे हॉर्मोन्स चले जाएंगे तो इंसुलिन की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड? यस मैम। यस और नो? हाँ, तो टेल मी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन डिमांड कैसी होगी? સેકન્ડ માં ઇન્ક્રીઝ થશે and then ડિક્રીઝ થઈ જશે. थर्ड में? increase, ઇન્ક્રીઝ थर्ड, થશે. दोनों में इंक्रीज होगी। व्हाट अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंसुलिन डिमांड कैसी होगी?
એમાં ડિક્રીઝ થઈ डिक्रीज होगी। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ઇન્ક્રીઝ सेकंड एंड सॉरी, थर्ड में हाँ, इंक्रीज। आफ्टर डिलीवरी, सॉरी माय मिस्टेक, आफ्टर डिलीवरी decrease, ડિક્રીઝ થઈ જશે डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों इंसुलिन डिमांड इंक्रीज होती है? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? क्योंकि इंक्रीज प्रेजेंटल हार्मोन हाँ, बिकॉज प्लासेंटा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और वो हार्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है मदर में? इंसुलिन रेजिस्ट हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इसीलिए इंसुलिन डिमांड बढ़ जाती है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के बाद सारे हॉर्मोन्स एब्रप्टली निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन डिमांड कम हो जाएगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी रीजन दे सकते हो कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो प्लासेंटा था ही नहीं, तो देर विल बी नो एनी हॉर्मोन्स। एंड अनदर रीजन, अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, सो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो जितना ग्लूकोज है वो सारा यूटिलाइज हो रहा है, एक्सेस बच ही नहीं रहा है। सो दो रीजन की वजह से इंसुलिन की डिमांड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम हो जाएगी। ओके, दिस इज अबाउट डायबिटीज। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus। ये हमने जो डायबिटीज देखा वो मदर को शायद ऑलरेडी था, बट जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी में ही होगा, शायद पहले ना हो मदर को। सो जेस्टेशनल डायबिटीज अकर्स इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। उसको नाम ही जेस्टेशनल डायबिटीज है, मतलब प्रेगनेंसी में ही होता है ये डायबिटीज, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है इन द क्लाइंट्स नॉट प्रीवियसली डायग्नोज्ड एज डायबिटीज। जो पहले डायबिटिक नहीं थे उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है, सो इट इज जीडीएम एंड अकर्स व्हेन द पेनक्रियास कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड फॉर मोर इंसुलिन। जब हमने रिप्रोडक्टिव ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे थे तो हमने देखा था कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, पेनक्रियास भी ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है टू मीट द डिमांड। बहुत ग्लूकोज है तो उसको एनर्जी के लिए वो इंक्रीज करेगा। बट कोई मदर ऐसी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका पेनक्रियास रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, जो इंसुलिन की डिमांड बढ़ी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ही सिक्रीट कर रहा है, तो वो मदर को प्रेगनेंसी में जीडीएम हो सकता है। अंडरस्टूड? A client may be diagnosed with over diabetes while pregnant as well, and as a result of personal risk factors such as being overweight or obese, there is an increased likelihood of overt unrecognized diabetes. Yes, make sure there is a difference between GDM and overt diabetes. GDM मतलब क्या? वो मदर पहले डायबिटिक थी प्रेगनेंसी से पहले? no, नो, द मदर वॉज नॉट डायबिटिक, बट प्रेगनेंसी में उसका पेंक्रियास फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है या ड्यू टू अनदर रीजन वो प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज हो गया, सो इट इज जीडीएम। ओवर्ट डायबिटीज मतलब क्या? वो मदर प्रेगनेंसी से पहले ऑलरेडी डायबिटिक थी, बट प्रेगनेंसी में और शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड का, तो इट इज कॉल्ड एज ओवर्ट डायबिटीज। द डिफरेंस इज जीडीएम में मदर पहले से डायबिटिक नहीं थी, ओवर डायबिटीज में मदर ऑलरेडी डायबिटिक है। सो कौन सी कंडीशन ज्यादा खतरनाक है, जीडीएम या ओवर डायबिटीज? ओवर दैट ओवर डायबिटीज, यस, बिकॉज वो ऑलरेडी डायबिटिक थी और उसका शुगर और ज्यादा बढ़ गया, सो ओवर डायबिटीज वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होगा कंपेयर टू जीडीएम। सो क्लाइंट को ओवर डायबिटीज भी हो सकता है जब वो प्रेग्नेंट होगी। क्यों हुआ उसको ओवर डायबिटीज? बिकॉज वो ऑलरेडी ओवरवेट और ओबेस थी, उसको डायबिटीज का ऑलरेडी रिस्क था, वो प्रेग्नेंट हो गई, सो प्रेगनेंसी में और शुगर बढ़ जाएगा। सो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से उसको ओवर डायबिटीज हो सकता है, एंड देर इज एन likelihood of overt unrecognized diabetes। कुछ फीमेल्स को तो ऐसा होगा कि ऑलरेडी ओवर्ट डायबिटीज हो गया है बट पता ही नहीं चला, कभी भी चेक ही नहीं करवाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अनरिकॉग्नाइज्ड डायबिटीज भी हो सकता है। एंड HbA1c लेवल में बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन। ये चेक करने के लिए HbA1c लेवल से आपको पता चल जाएगा कि वो फीमेल ओवर डायबिटिक है या नहीं। There is an increased incidence of GDM when a person also has a PCOS। Yes, अगर कोई फीमेल को ऑलरेडी PCOS है तो वो फीमेल को प्रेगनेंसी में GDM हो सकता है। Pregnant clients should be screened for gestational diabetes between 24 to 28 week of gestation via 1 hour glucose GCT।
हाँ, ये दिस वी नो दिस कि सारी प्रेग्नेंट फीमेल को जीसीटी टेस्ट करवाना चाहिए कि पता चले कि उसको जीडीएम है या नहीं। कुछ जगह पर, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसे आपने इंडिया में देखा होगा कि कोई चेक ही नहीं करवाता ऐसा। जब तक डिलीवरी होती है तब तक उसने कोई ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाया होता, उसका ब्लड ग्रुप भी नहीं पता है, उसको क्या प्रॉब्लम है कुछ पता ही नहीं होता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने एक पेशेंट देखा था, वो लेबर पेन में थी, एंड the female and the doctor doesn't know कि the patient is of eclampsia, not pre-eclampsia। वो eclampsia का पेशेंट था। उसको ड्यूरिंग डिलीवरी लेबर टाइम पर उसको सीजर्स आ गए चालू डिलीवरी में। पर पहले कभी पता ही नहीं था, वो फीमेल हॉस्पिटल विजिट करने आई ही नहीं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। पता ही नहीं था कि वो उसको प्री एक्लेम्शिया के बाद एक्लेम्शिया हो गया है। सो दिस हैपेंस। सो सारे प्रेग्नेंट क्लाइंट को जीडीएम के लिए टेस्ट करवाना चाहिए, दैट इज जीसीटी। इफ 1 आवर ग्लूकोज, इफ 1 आवर जीसीटी इज एबनॉर्मल, वी नो कि अगर 1 आवर जीसीटी है वो 140 से ज्यादा आता है तो दिस इज एबनॉर्मल। तो आपको सेकेंड स्टेप करना पड़ेगा, दैट इज 3 आवर जीसीटी परफॉर्म टू कंफर्म द जीडीएम। अगर 1 आवर जीसीटी लेस देन 140 है, मतलब कंप्लीटली नॉर्मल है, तो सेकंड स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी नॉर्मल है, तो देर इज नो नीड ऑफ सेकंड स्टेप। बट 1 आवर जीसीटी एबनॉर्मल है तो आपको फिर से कंफर्मेशन के लिए 3 आवर जीसीटी भी करना पड़ेगा। Gestational diabetes frequently can be treated by diet alone. Yes, जीडीएम है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ डाइट से भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। मदर को बोलना है कि क्या डाइट लेना है, क्या डाइट नहीं लेना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला स्वीट वो नहीं लेना है, सिर्फ डाइट से भी वो ट्रीट किया जा सकता है। हाउएवर सम क्लाइंट्स मे नीड इंसुलिन। यस, नॉर्मली आइडियली वो डाइट से ही कंट्रोल हो जाता है, बट कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। Selected oral medications that are safe during pregnancy may be administered. Yes, जो oral hypoglycemic agents है OHA, सारे हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, that we have already studied in pharmacology। कुछ मेडिसिन ऐसी है फॉर डायबिटीज की प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जो भी सिलेक्टेड OHA है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो सेफ है। सारी नहीं, सिलेक्टेड OHA ही सेफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो आप दे सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Most individual with GDM return to euglycemic state. What is euglycemic state? euglycemic मतलब what do you mean by नॉर्मल। euglycemia? नॉर्मल, यस। जहां पर भी आपको यू वर्ड देखने को मिले, हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपो मतलब डिक्रीज, और यू मतलब नॉर्मल। तो जहां पर भी आपको यू वर्ड देखने को मिले तो थिंक दैट दिस इज द नॉर्मल। सो जीडीएम क्या है कि मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको जीडीएम है प्रेगनेंसी के वक्त उसको डायबिटीज था, आफ्टर बर्थ वो यू ग्लाइसेमिक स्टेट में चली जाएगी, मतलब डिलीवरी होने के बाद अभी उसको डायबिटीज नहीं होगा। However, this individual have an increased risk of developing diabetes in their lifetime. Yes, उसको प्रेगनेंसी में जीडीएम हुआ है, प्रेगनेंसी के बाद चलो वो चला गया, अभी उसको डायबिटीज नहीं है, बट उसको रिस्क है कि लेटर ऑन लाइफ में जब वो ओल्ड हो जाए कि बाद में भी उसको डायबिटीज होने का रिस्क है। इट इंडिकेट्स दिस थिंग। Early screening at the initial prenatal visit is done if the client has predisposing condition as risk factors. Yes, जो भी फीमेल्स है उसका अर्ली स्क्रीनिंग करना चाहिए प्रीनेटल विजिट में ही। हमें पता है कि जीडीएम सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, बट आपको लगता है कि उसको रिस्क ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, वी विल स्टडी अबाउट द रिस्क फैक्टर्स। ये जो सी पॉइंट है उसमें सारे रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा कोई है कि उसको रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है तो उसको अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से उसका स्क्रीनिंग चालू कर देना पड़ेगा कि उसको जीडीएम है या नहीं। सी चैप्टर 22 फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीनिंग। हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में जीसीटी देख लिया था कि कैसे किया जा सकता है, कैसे इंटरप्रेट करोगे जीसीटी, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। The need for cesarean section is possible and the neonatal hypoglycemia and macrosomia may be evident. Yes, जो फीमेल को जीडीएम है उसका बेबी बड़ा होगा, so there will be risk of
बेबी बड़ा सिपेरोपेल्विक है, मैक्रोज, हाँ, डिस्प्रोपोर्ट। मैक्रोजोमिया है, तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो सकता है। सो अगर ऐसा होगा तो आपको सिजेरियन सेक्शन ही करवाना पड़ेगा, वो बेबी उतना इजीली बाहर नहीं आ पाएगा फ्रॉम वजाइना। सो सिजेरियन सेक्शन की नीड होगी। एंड जो मदर को जीडीएम है उसके बेबी को नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, मैक्रोजोमिया भी होगा उसको। दिस यू कैन सी दिस थिंग्स। नाउ प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस और रिस्क फैक्टर्स ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। कौन सी फीमेल्स ऐसी है कि जिनको रिस्क है कि प्रेगनेंसी में जीडीएम मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है प्रेगनेंसी में? सो फर्स्ट तो वो ओल्डर है देन 35 ईयर्स, मतलब एडवांस एज वाली है। ओबेसिटी है उसको, बीएमआई 30 से भी ज्यादा है, तो ऐसी फीमेल्स को रिस्क है कि उसको जीडीएम होने के चांसेस ज्यादा है। नॉन वाइट रेस, नॉन वाइट रेस मतलब हम लोग, वी आर एशियंस। आपने देखा होगा कि एशियंस में डायबिटीज इज मोर प्रिवेलेंट, सो नॉन वाइट रेस वाली है फीमेल। प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड पेरिनेटल लॉस, यस, पहले उसका अबॉर्शन हो गया है, पेरिनेटल लॉस हुआ है, क्यों हुआ है पता नहीं है, बट ऐसी फीमेल्स को रिस्क है डायबिटीज का। प्रीवियस चाइल्ड बोर्न विथ अ कंजेनाइटल एनोमलीज, पहला चाइल्ड जो बोर्न हुआ था उसको कंजेनाइटल एनोमलीज थी, तो देयर माइट बी अ लिंक कि हाँ उसको पहले हुआ होगा जीडीएम, पता नहीं चला, तो इस बार हो सकता है। पीसीओएस होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है जीडीएम। मल्टीपल जेस्टेशंस, यस, अगर ज्यादा मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुप्लेट्स होंगे तो उसकी वजह से देयर विल बी प्लासेंटल, कितने सारे प्लासेंटा होंगे, सो और रेजिस्टेंट हो जाएगी मदर, तो उसको रिस्क है जीडीएम का मल्टीपल जेस्टेशंस में। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद डायबिटीज मेलिटस और जीडीएम, यस, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी मदर या फिर उसकी सिस्टर, तो अगर मदर को ऑलरेडी डायबिटीज है तो ये फीमेल को जीडीएम हो सकता है, या फिर उसकी सिस्टर को डायबिटीज है तो उसको जीडीएम हो सकता है, या फिर द अनदर थिंग इज जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उसकी मदर को प्रेगनेंसी के वक्त जीडीएम हुआ था, तो उसकी बेटी को भी प्रेगनेंसी के वक्त जीडीएम हो सकता है, या फिर ये जो फीमेल है उसकी सिस्टर, वो जब प्रेग्नेंट थी तब उसको जीडीएम था तो उसको भी जीडीएम हो सकता है। सो जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, अगर उसको डायबिटीज है या उनको प्रेगनेंसी के वक्त जीडीएम था तो ये फीमेल को भी जीडीएम होगा। प्रीवियस डिलीवरी ऑफ अ फीटस वेइंग ग्रेटर देन 9 पाउंड, यस, पहले उसने डिलीवरी करवाई तो उसका बेबी बहुत बड़ा था, 9 पाउंड से भी ज्यादा उसका वेट था, तो वो ऑब्वियस ही बताता है कि उसको जीडीएम था, तो इस बार भी हो सकता है। क्लाइंट्स ओन बर्थ वेट इज लेस देन 6 पाउंड और ग्रेटर देन 9 पाउंड, यस, ये जो क्लाइंट अभी प्रेग्नेंट है वो जब पैदा हुई थी तब उसका वेट या तो 6 पाउंड से कम था या तो 9 पाउंड से भी ज्यादा था, तो ये दोनों रीजन है कि वो अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको जीडीएम हो सकता है। प्रीवियस प्रेगनेंसी विद जीडीएम, ऑब्वियसली पहले प्रेग्नेंट थी तब जीडीएम था, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया इज कॉमन बट परसिस्टेंट एक्सेसिव है तो इट इंडिकेट्स कि उसको रिस्क है जीडीएम का। एसेंशियल और प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, यस, प्रेगनेंसी रिलेटेड उसको हाइपरटेंशन हो गया है, सो उससे जीडीएम हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर रही है तो उसकी वजह से भी जीडीएम का रिस्क है। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से मदर को जीडीएम हो सकता है। व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स, आपको कैसे पता चलेगा कि वो फीमेल है उसको जीडीएम हुआ है? सो द असेसमेंट फाइंडिंग्स आर एक्सेसिव थर्स्ट, हंगर, वेट लॉस होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, सो 3 P's याद रखने हैं। व्हाट आर दिस 3 P's? polyuria, पोलीयूरिया, देन polyphagia, polyphagia, पोलीफेजिया, दैट इज excessive hunger, excessive and hunger, excessive hunger, and is third P is polydips, पॉलीडिप्सिया, सो एक्सेसिव थर्स्ट, तो 3 P's तो देखने को मिलेंगे ड्यू टू डायबिटीज, वेट लॉस, ब्लड विजन भी हो सकता है। दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स जिससे आपको पता चलेगा कि ये मदर को जीडीएम है। रिकरेंट यूटीआई, हमें पता है कि जीडीएम शुगर जहां पर होता है वहां पर इंफेक्शन होगा, सो रिकरेंट यूटीआई होगा, वजाइनल यीस्ट इंफेक्शन होगा उसको।
ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन यूरिया, यस ग्लाइकोस्यूरिया तो होगा और कीटोन यूरिया भी देखने को मिलता है। अगर सेल्स है उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है एनर्जी के लिए, तो सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, तो वो लोग तो फैट ब्रेकडाउन चालू कर देंगे, तो उसकी वजह से कीटोन्स रिलीज होंगे। साइंस ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्शिया, यस मदर के अंदर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया के साइंस दिख रहे हैं, सो इट आल्सो इंडिकेट्स कि उसको जीडीएम है। वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पॉलीहाइड्रोमनियोस देखने को मिलेगा, एंड अगर आप यूएसजी करोगे तो उसमें आपको लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज फीटस दिखेगा, फीटस बड़ा दिखेगा। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स जिससे आपको पता चलेगा कि फीमेल है उसको जीडीएम है। ओके, can we complete this? Okay, let's complete this. इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? सो एम्प्लॉय डाइट, डाइट आपका आपको पेशेंट का चेंज करना पड़ेगा। मेडिसिन दे सकते हो इफ द डाइट कैन नॉट कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर डाइट से कंट्रोल हो रहा है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बट डाइट से नहीं हो रहा है तो आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। एक्सरसाइज एंड ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन 4 टाइम्स अ डे। वो मदर का दिन में 4 बार ब्लड ग्लूकोज चेक करना है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एफबीएस चेक करोगे, देन ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद एंड डिनर के एवरी 2 2 आवर आपको चेक करना है। सो टोटल 4 टाइम्स दिन में चेक करोगे आप ब्लड शुगर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल एज फॉलो। उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए आप चेक कर रहे हो, तो कितना मेंटेन करना है उसका? फास्टिंग आपको 95 से कम रखना है। 1 आवर, अगर आप 1 आवर के बाद ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के 1 आवर बाद चेक कर रहे हो तो उसको 130 से 140 से कम रखना है। और अगर 2 आवर्स के बाद आप चेक कर रहे हो तो उसको 120 से भी कम आपको मेंटेन करना है। मेडिसिन देके करो या फिर इंसुलिन देके करो, कुछ भी करो, पर इतना लेवल आपको मेंटेन करना है फीमेल का। एनकरेज मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी करने के लिए उसको बोलना है। फैसिलिटेट रेफरल टू डायबिटिक एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, यस जो डायबिटिक एजुकेटर है उनको, उनके साथ आपको रिफर करना होगा कि यू कैन मीट देम, और जो डाइटिशियन है उसको भी आप रिफर कर सकते हो। ऑब्जर्व साइंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया के साइंस आपको देखने हैं, ग्लाइकोस्यूरिया, कीटोन्यूरिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब देखना है। जो भी पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया वाला होता है उसको हाइपोग्लाइसेमिया का भी रिस्क होगा। अगर इंसुलिन ज्यादा दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको सिर्फ हाइपरग्लाइसेमिया का आपको वॉच नहीं रखना है, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए भी आपको वॉच करना पड़ेगा। वेट उनका वॉच करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि ज्यादा वेट तो उनका बढ़ नहीं रहा है ना। मेंटेन कैलोरी इनटेक एज प्रिस्क्राइब, उनकी कैलोरीज जितनी प्रिस्क्राइब है उतनी रखनी है, with adequate oral medications or insulin therapy so that glucose moves into cells, yes कैलोरी इनटेक प्रॉपर रखोगे, मेडिकेशन इंसुलिन थेरापी भी प्रॉपर देना है कि जिसकी वजह से सारा ब्लड का ग्लूकोज सेल्स में चला जाए और एनर्जी मिलती रहे। असेस फॉर द साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज प्री एक्लेम्शिया, यस हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से प्री एक्लेम्शिया हो सकता है तो वो चेक करोगे। अ सीरियस डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट ऑल ऑर्गन्स इन द बॉडी। प्री एक्लेम्शिया क्या है? एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है और ज्यादा प्रेशर की वजह से सारे ऑर्गन्स बॉडी के अफेक्ट हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा प्री एक्लेम्शिया है? सो हाइपरटेंशन इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ दिस कंडीशन, उससे ही पता चल जाएगा कि फीमेल को प्री एक्लेम्शिया है। मॉनिटर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट बर्निंग और पेन ऑन यूरिनेशन, अगर उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, डिसयूरिया हो रहा है, तो बोलना है क्लाइंट को कि रिपोर्ट करो हमें। वजाइनल डिस्चार्ज और ईचिंग और एनी अदर साइंस ऑफ इन्फेक्शन टू द पीएचसीपी। बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, ईचिंग हो रहा है, कुछ भी उसको साइंस दिख रहे हैं यूटीआई के, तो तुरंत ही पीएचसीपी को कांटेक्ट करें। assess fetal status and monitor for the signs of fetal compromise, fetus का status आपको assess करना है, fetal compromise ना हो जाए वो भी आपको check करना है। schedule visit every 2 weeks until 30 weeks, हमने नॉर्मल प्री विजिट देखा था कि एवरी मंथ होता है, फिर एवरी 2 वीक होता है एंड फिर एवरी वीक होता है। बट ऐसी जो फीमेल्स है जिसको आपको पता चल गया है कि ऑलरेडी उसको जीडीएम है, तो उसको एवरी मंथ नहीं बुलाओगे, उसको एवरी 2 वीक्स आपको बुलाना है, and then every week from 36 weeks and up। फिर आफ्टर 36 वीक्स उसको एवरी वीक बुलाना है, पहले एवरी 2 वीक बुलाना है पहली
जब से आपको पता चला तब से एवरी 2 वीक उसको बुला देना है 15 डेज में चेकअप के लिए, एंड आफ्टर 36 वीक उसको एवरी वीक बुलाना है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। लेबर वाली इंटरवेंशंस और पोस्टपार्टम इंटरवेंशंस वी विल स्टडी टुमारो। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? ओके, so today we have started new chapter, that is risk conditions related to pregnancy. उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना तो दो रीजन से होता है। एक, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, और वो ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। आफ्टर कंसेप्शन 10 से 14 दिन में जब वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तब वो ब्लीडिंग होता है। 1 से 2 दिन तक होता है, बहुत ही कम होता है। कुछ बार क्लाइंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, बट उसके लिए कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सेकेंड, अगर ब्लीडिंग हो रहा है विच इज एबनॉर्मल, तो रीजंस कुड बी अबॉर्शन, मैलिग्नेंसी, पोलिप, ट्रॉमा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, बट वो ब्लीडिंग एबनॉर्मल है। समटाइम्स लो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, और वो हम रिवर्स कर सकते हैं। अ, अगर वो फीमेल है जिसको ब्लीडिंग हो रहा है और उसको प्रोजेस्टेरॉन के आप इंजेक्शन दे सकते हो पहले से अर्ली में, तो मिस कैरेज आप उसको बचा सकते हो कि मिस कैरेज ना हो। सेकेंड, हमने कंडीशन देखी अबॉर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय अबॉर्शन? व्हाट डू यू मीन बाय अबॉर्शन? Pregnancy end થઈ જાય Pregnancy. before 20 weeks of gestation. यस, Spontaneously or elective. जो भी प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले खत्म हो जाती है अपने आप से या जानबूझकर करवा रही है, सो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। हमने उसके टाइप्स देखे। आई विल आस्क यू कि व्हाट इज मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, व्हाट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, थ्रेटन, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड, हैबिचुअल। आपको एग्जाम में उसकी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, हाँ, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ फीमेल हैज द हिस्ट्री ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इनकम्प्लीट मतलब कुछ अंदर रह गया है, तो आपको ये सारे मीनिंग पता होने चाहिए। सो आई विल आस्क यू रिस्क फैक्टर्स, कौन सी फीमेल को रिस्क है अबॉर्शन होने का। सो वी हैव स्टडीड द रिस्क फैक्टर्स आल्सो। आपको कैसे पता चलेगा कि वो फीमेल को अबॉर्शन हुआ है? सो हमने असेसमेंट फाइंडिंग स्टडी किया एंड इंटरवेंशन कि अगर अबॉर्शन हो जाए तो एज अ नर्स आपको क्या करना है। सो रीड दिस थिंग्स, आई विल आस्क यू टुमारो। फिर हमने देखा कार्डियक डिजीज की प्रेगनेंसी में कार्डियक डिजीज होते हैं। कार्डियक डिजीज किस लोगों को होंगे प्रेगनेंसी में? सब पेशेंट को कार्डियक डिजीज होते हैं प्रेगनेंसी में? ऑनलाइन स्टूडेंट, सारे पेशेंट को कार्डियक डिजीज होंगे प्रेगनेंसी में? No. नो। No. तो कौन से लोगों को होंगे? Different group of people. Uh, जो पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियक वीक है, उनको ऑलरेडी कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है, उसका हार्ट कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है, इतना सारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, ऐसे लोगों को कार्डियक डिजीज होता है। सारे लोगों को नहीं होता जिनको ऑलरेडी कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है। सो जब हमें पता है कि प्रेगनेंसी के वक्त प्लाज्मा वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज होगा, तो ऑलरेडी उसका हार्ट वीक है, तो ये सब कैसे मैनेज कर पाएगा उसका हार्ट? तो कार्डियक डिजीजेस उन लोगों को होते हैं जिनको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है। सो हमने ग्रुप्स देखे, डिफरेंट ग्रुप्स कि जिनको रिस्क है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 देखा। ग्रुप 1 है तो माइनर कंडीशंस ऑलरेडी उनको है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कार्डियक रिस्क हो सकते हैं। सो उसमें मोर्टालिटी रेट भी कम है, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट हाँ मोर्टालिटी हो सकती है बट कम है रेशियो। फिर ग्रुप 2 देखा, उसमें थोड़ी और सीवियर डिजीजेस थी हार्ट रिलेटेड,
तो जो अब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा है, मोर्टालिटी रेट भी थोड़ा ज्यादा है। एंड थर्ड ग्रुप हमने देखा कि बहुत सीवियर हार्ट कंडीशंस थी, हार्ट प्रॉब्लम्स थे। तो ऐसी फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाएगी सो देयर विल बी मोर प्रॉब्लम, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे कार्डियक रिस्क के, कार्डियक डिजीज के, और मोर्टालिटी रेट भी थोड़ी ज्यादा होगी। फिर हमने असेसमेंट फाइंडिंग्स देखे कि अगर कोई फीमेल को कार्डियक डिजीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। सो वी हैव कंप्लीटेड द असेसमेंट फाइंडिंग आल्सो। देन इंटरवेंशंस देखेंगे, जनरल इंटरवेंशंस कि हाँ, आपको पता चल गया कि ये फीमेल को कार्डियक प्रॉब्लम है, शी इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक डिजीज इन द प्रेगनेंसी। सो आप क्या करोगे, जनरल इंटरवेंशन देखिए। अब लेबर के वक्त भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज उसको डिलीवर करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसका हार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। सो लेबर के वक्त आपको क्या करना चाहिए, जो भी फीमेल को कार्डियक प्रॉब्लम है, सो वो हमने स्टडी किया कि ड्यूरिंग लेबर हमें क्या चीजें करनी चाहिए। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर? એક્સેસિવ વેટ ગેઇનના કારણે હાર્ટ પર પ્રેશર વધારે આવશે અને એવા પેશન્ટને કોમ્પ્લિકેશન રિસ્ક વધારે છે. हाँ, जो भी पेशेंट को वेट बहुत ज्यादा है उसके हार्ट पर वर्कलोड भी ज्यादा पड़ेगा। और जो भी पेशेंट ओबेस है, ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, नॉट ओनली हार्ट डिजीजेस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमने कोरियो एम्नियोनाइटिस देखा। व्हाट इज दिस कोरियो एम्नियोनाइटिस, क्या है? એમનિયોટિક કેવિટીમાં ઇન્ફેક્શન થઈ છે. हाँ, कोरियन और एम्नियोन दोनों, सो मतलब पूरी एम्नियोटिक कैविटी इन्फेक्टेड है। द रीजन कुड बी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वजाइनाइटिस है, एमनियोसेंटेसिस किया, या फिर कोई भी इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर की जिसमें आपने पंचर करके किया था। अगर मदर को कोरियो एमनियोनाइटिस है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? પોસ્ટપાર્ટમ એન્ડોમેટ્રાઇટિસ એન્ડ નિયોનેટલ સેપ્સ. पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है और नियोनेटल सेप्सिस भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि मदर को कोरियो एमनियोनाइटिस है? सो वी हैव सीन द असेसमेंट फाइंडिंग, साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे कि इससे आपको पता चलेगा कि मदर को कोरियो एमनियोनाइटिस है। एंड हमने इंटरवेंशन देखे कि अगर आपको पता चलता है कि मदर को कोरियो एमनियोनाइटिस है तो बीइंग अ नर्स आप क्या चीजें कर सकते हो। सो हमने इंटरवेंशन देखी। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी डायबिटीज। हमने उसका जनरल डिस्क्रिप्शन देखा कि डायबिटीज क्या है। सो प्रेगनेंसी के वक्त कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म की डिमांड बढ़ जाती है, सो इंसुलिन रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी। हमने देखा था कि पूरी प्रेगनेंसी में चेंज होती रहती है इंसुलिन रिक्वायरमेंट। जो भी फीमेल ऐसी है कि जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है और आपने ब्लड देखा तो बहुत सारा इंसुलिन था, तो उसको डायबिटीज होने के रिस्क ज्यादा है। प्लासेंटा में से ग्लूकोज पास हो सकता है बट इंसुलिन पास नहीं होगा। सो अगर फीटस के पास तो इंसुलिन है तो वो मदर का ग्लूकोज खींच खींच के ले लेगा, तो मदर को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और जो भी डायबिटिक फीमेल है उसका बेबी बॉर्न होगा तो कैसा होगा? large in size. लार्ज इन साइज होगा, मैक्रोजोमिया वाला होगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा। तो उसके फंक्शंस भी ज्यादा होंगे, एक्सेस होंगे? નો ઇટ્સ નોર્મલ. नो, फंक्शंस तो जितना नॉर्मल बेबी का होता है वो ही होगा, सिर्फ वो साइज में बड़ा है। दूसरा क्या हो सकता है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है वो डायबिटिक है तो उसके बेबी को क्या हो सकता है आफ्टर डिलीवरी? hypoglycemia, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, देन हाइपोकैल्सीमिया एंड कंजेनिटल एनोमलीज भी हो सकती है। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર છે ત્યારે ઇન્સ્યુલિનની નીડ ડિક્રીઝ થશે, સેકન્ડ અને થર્ડમાં ઇન્ક્રીઝ થશે અને આફ્ટર પ્લેઝન્ટલ ડિલિવરી થશે ત્યાર પછી ડિક્રીઝ થઈ જશે. हाँ, उसका रेशनल क्या है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से मदर रेजिस्टेंट हो जाती है। वो डिलीवर कर दिए तो देर इज नो हार्मोन, सो इंसुलिन डिमांड कम हो गई। फर्स्ट 3 मंथ्स भी प्लासेंटा उतना फंक्शनल नहीं था तो उसकी वजह से भी देर वर नो हार्मोन्स। सो दैट इज अ रीजन। अनदर रीजन इज कि प्रेग्नेंट हो गई है, अभी अभी चेंज हुआ है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सो उतना इनफ ग्लूकोज बचेगा ही नहीं कि इंसुलिन ज्यादा देने की जरूरत पड़े। सो दिस इज द रेशनल।
नेक्स्ट हमने स्टडी किया जीडीएम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीएम एंड ओवर्ट डायबिटीज? ઓવર મીન્સ પહેલા ડાયાબિટીસ મધરને હતો અને ધેન થાય, અને જસ્ટેશનમાં પહેલા ના હોય ને પછી ડેવલપ થાય. हाँ, जीडीएम में मतलब देर इज, वी कैन नॉट से कि हाँ वो प्राइम पहले से ही डायबिटिक थी, उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है, तो दैट इज जीडीएम. एंड ओवर डायबिटीज मतलब वो क्लाइंट को ऑलरेडी डायबिटीज का रिस्क था, ओबेस थी, ओवरवेट थी, या फिर उसको ऑलरेडी डायबिटीज ही था. सो प्रेगनेंसी में उसका ग्लूकोज और बढ़ गया, सो दैट इज ओवर डायबिटिक. समटाइम्स वो रिकॉग्नाइज भी नहीं होगा, और रिकॉग्नाइज करने के लिए HbA1c इज द बेस्ट थिंग. जिसको पीसीओएस है उसको भी जीडीएम हो सकता है. एंड हम जीसीटी टेस्ट, जीडीएम आइडेंटिफाई करने के लिए जीसीटी टेस्ट करते हैं बिटवीन 24 to 28 वीक्स. नॉर्मली अगर इफ जीसीटी में 1 आवर जीसीटी है, वो एब नॉर्मल आएगा, तो आप सेकेंड स्टेप करोगे 3 आवर जीसीटी. बट अगर 1 आवर जीसीटी नॉर्मल है तो देर इज नो नीड टू परफॉर्म 3 आवर जीसीटी. और जेस्टेशनल डायबिटीज है जीडीएम, वो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो डाइट से ही कंप्लीटली क्योर हो सकता है, मैनेज हो सकता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. बट कुछ फीमेल्स ऐसी है कि मेडिसिन डाइट से अलोन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी एंड मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी. बट सारी मेडिसिन आप दे सकते हो, कोई भी मेडिसिन दे सकते हो प्रेगनेंसी में? नो. नो, देर आर ओनली सिलेक्टेड मेडिकेशंस की जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो ही आपको देनी है. सारी ओएचए आप नहीं दे सकते. फिर जो भी लाइक जीडीएम वाली मदर है, आफ्टर डिलीवरी उनको यूग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब उनका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा. बट जब वो बुढ़े हो जाएंगे लेटर ऑन लाइफ में, उनको अभी भी रिस्क रहेगा कि उनको कभी भी डायबिटीज हो सकता है. जो भी फीमेल ऐसी है कि आपको पहले से पता चल गया कि ये रिस्क वाली है, तो उसको अर्ली प्रेगनेंसी में से ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में से ही आपको चेक करते रहना है, जीसीटी करना है, कि आप पहले से उसको मैनेज कर पाओ. और अगर उसको है जीडीएम तो आपको सीजेरियन करवाना पड़ेगा, बिकॉज बड़ा बेबी है. सो जी सीपीडी हो सकता है, सो वाई टू टेक द चांस. तो नॉर्मली उसका सीजेरियन प्रीफर करते हैं. और जो भी बेबी होगा उसको हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, एंड माइक्रोसोमिया आपको देखने को मिलेगा, वो दिस इज एविडेंट, वो तो होगा ही. फिर हमने रिस्क फैक्टर देखे कि कौन सी फीमेल्स ऐसी होती है जिनको जीडीएम का रिस्क ज्यादा है. तो सारे हमने रिस्क फैक्टर्स देखे. असेसमेंट फाइंडिंग देखा कि जो भी फीमेल को जीडीएम है, आपको कैसे पता चलेगा कि शी इज सफरिंग फ्रॉम जीडीएम? सो 3 P's तो याद रखना है. फिर अदर वेट लॉस एंड ब्लड विजन हमने देखा, अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी. फिर हमने इंटरवेंशन देखा कि इंटरवेंशन क्या करोगे. सो पहले तो आप डाइट से ही कंट्रोल करने का ट्राई करोगे, अगर डाइट से नहीं हो रहा है तो मेडिसिन देनी है. उसको बोलना है कि दिन में 4 बार ब्लड शुगर चेक करे, और मेंटेन करना है इंसुलिन या दवाई से, सबसे आपको मेंटेन करना है. सो दिस आर द इंटरवेंशंस जो हमने देखे. एनी डाउट टिल दिस? नो. No. यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टडी द इंटरवेंशंस ड्यूरिंग लेबर एंड पोस्टपार्टम में क्या इंटरवेंशंस करने हैं. सी यू टुमारो शार्प एट 9 o'clock. ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू.